थैंक यू। अब मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है। जी अर्पण जी बताएं। थैंक यू रोहित। थैंक यू। सुधीर जी, मेरी आवाज आ रही है? एकदम हाँ। एकदम आ रही है जी। जी 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 जी। सो ये जो रिसेंट डेवलपमेंट है, काफी दिन से हमारा एक चल रहा था आपस में चर्चा की हम कैसे गवर्नमेंट के साथ एंगेज हो पाए। अब गवर्नमेंट में भी स्पेसिफिकली वो दो एजेंसीज जिसको लेके नेचुरल फार्मिंग का आगे का रोड मैप अभी तो सरकार देख रही है। एक तो एजेंसी हो गया SRLM, जहाँ पे लगभग 6,000 कृषि सखियों को ट्रेनिंग करके तैयार कर दिया गया था नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग लॉन्च होने से पहले। तो एक तो SRLM को सरकार देख रही है, और दूसरा ऑफ कोर्स जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कृषि विभाग है। तो हम चूंकि कृषि विभाग के साथ निरंतर कांटेक्ट में हैं, और हम कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं हम वहाँ प्रपोज कर रहे हैं, उसको कंसोलिडेट करके एक प्लान बना के मिनिस्ट्री में भी शेयर किया जा रहा है। बट एट द सेम टाइम दूसरा जो एजेंसी है जो इसमें जिसका इन्वॉल्वमेंट है, SRLM, तो SRLM को भी हम चाहते थे कि ऑन बोर्ड करें, और SRLM एग्रीकल्चर एज वेल एज अपने जितने भी CSO पार्टनर्स हैं नेचुरल NCNF में, तो एक साथ हम एक रोड मैप बनाएं, ताकि ऐसा कोई कंफ्यूजन ना हो कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट चाहता कुछ और हो, और SRLM जो है वो अपना प्रोग्राम चलाने के लिए कुछ और सोच रहा हो, और नेशनल कोलिशन NF के जो अपने पार्टनर्स हैं वो कुछ और सोच रहा हो, ऐसा ना हो। तो इसको अवॉइड करने के लिए कंसल्टेटिव मीटिंग कह सकते हैं, वर्कशॉप कह सकते हैं, और तीनों एक साथ बैठ के एक कॉमन रोड मैप तैयार करने की बात हुई थी। तो इसको लेके जैसे रोहित जी बता रहे थे, एग्रीकल्चर APC मैडम के पास भी अप्रोच किए थे, एंड फॉर कोई भी कारण हो उसको मार्च के लिए डाला गया था। और रिसेंट डेवलपमेंट ये है कि कल SRLM का जो एनुअल एक्शन प्लान प्रेजेंटेशंस था, तो उसमें हमको एक ये मौका मिला बताने के लिए कि जो नेचुरल फार्मिंग के लिए भी जब आप टारगेट ले रहे हैं, इट इज़ ऑलवेज वाइजर कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को साथ में लेके और अदर स्टेक होल्डर्स जो हैं जो नेचुरल फार्मिंग में काम कर रहे हैं उनको उनके साथ एक बार कंसल्ट कर लें। एंड वेरी वेल, ये जो सजेशन था वॉज वेरी वेल टेकन बाय SRLM, और उसको वो इमिडिएटली 2-3 दिन में वो एक कंसल्टेटिव मीटिंग रखने के लिए तैयार हो गए हैं। ऑफ कोर्स वो डेट कौन सा है वो डेट अभी फाइनल नहीं किए हैं, बट हाँ, 2-3 दिन में वो मीटिंग रखेंगे। तो वो जो 2-3 दिन में जो मीटिंग रखेंगे उसमें बेसिकली उनके तरफ से आई मीन जो SRLM के तरफ से वो डिस्कस करना चाहते हैं कि उनका जो स्ट्रेटेजी है, जो BRC की बात होती है, जो क्लस्टर्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं कहाँ पे करने के लिए, कितने हेक्टर में करने के लिए, कितने महिला किसानों को इसमें इन्वॉल्व करने के लिए, कहाँ कहाँ पे उनके कृषि सखीज को एंगेज करने के लिए, ये स्ट्रेटेजी जो है, ये प्लान जो है, वो SRLM उसको सुपर इम्पोज करना चाहती है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने जो मिनिस्ट्री को प्लान सबमिट किया है उसके ऊपर। और वो देखना चाहते हैं कि वो कहाँ कहाँ पे क्या चीज मिस आउट हो रहा है, कहाँ कहाँ पे ओवरलैप हो रहा है, और अकॉर्डिंगली दोनों का मिला के एक प्लान बनाना चाहते हैं। तो आज के इस कॉल में हमारा ये था कि अब ये दोनों एजेंसीज जो है एग्रीकल्चर और SRLM इज क्वाइट क्लियर कि वो अपना देख रहे हैं। बट हमारी जो हमारे पार्टनर्स हैं जो हमने दिया है सजेस्ट किया है कहाँ कहाँ पे काम करने के लिए, तो हमारे पास भी लिस्ट ऑफ क्लस्टर्स है, हमारे पास भी लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज है, हमारे पास भी हमको पता है कहाँ कहाँ पे हमारे रिसोर्सेज है। सो व्हाई नॉट दो एजेंसीज ना करके तीनों एजेंसीज, रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम NCNF, SRLM एज वेल एज एग्रीकल्चर, तीनों साथ में बैठ के जो प्लान, दो प्लान को सुपर इम्पोज करके देखने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों ना हम तीनों प्लान को सुपर इम्पोज करके देखें, और हम देख पाए कि हम कहाँ कहाँ पे हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं, और कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे हमारा रीच नहीं हो रहा है, वहाँ पे SRLM करे, और कहाँ कहाँ पे ऐसे पॉइंट्स हैं, कैसे पेन पॉइंट्स कह सकते हैं, या फिर ऐसे कौन कौन से इंटरवेंशन पॉइंट्स हैं जिसमें CSOs का NCNF
के पार्टनर्स का रोल बन पाए। तो उस मीटिंग के लिए जो 2-3 दिन में होने वाला है, अ, उसके लिए कुछ एजेंडा पॉइंट्स और कुछ वहाँ पे सॉलिड सजेशंस या एडवाइस जो हम वहाँ पे पुश कर सकते हैं, उसको फाइनलाइज करने के लिए ये हम मीटिंग रख रहे हैं। और रोहित जी ने सुबह 7-8 पॉइंट कुछ लिख के दिए थे। सो अगर इस पे किसी को अगर कुछ और गहराई से जानना है, कुछ समझना है, तो बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। अन्यथा मैं रोहित जी से कहूंगा कि वो जो 7-8 पॉइंट जो आपने लिखे थे, उसको एक एक करके रखेंगे तो उस पर थोड़ा विस्तृत चर्चा कर लेंगे। एंड हाँ, ये जो 2-3 दिन में बैठक होने वाली है, ये मिनिटाइज होगा। तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी कि चीज़ें जो है वो फॉर्मली रिकॉर्ड में आ जाएगी। जी रोहित जी। कुतुल जी ने हाथ उठाया है, तो एक जी जी जस्ट बिल्कुल। ऐड कर देना था फॉर द अपडेट। जो एनएमओएनएफ का जब गाइडलाइन आया डिपार्टमेंट में, तो डिपार्टमेंट एक रिक्वेस्ट किया था एनसीएनएफ को, जो ये गाइडलाइन में जो मेरा आवाज आ रहा है ना, जी जी आ जी। रही। ये गाइडलाइन में थोड़ा सा इनपुट दिया जाए। तो हम लोग लगभग 7-8 पॉइंट का एक इनपुट डिस्कस करके रोहित सुधीर ने बना के दिया था। तो उसके उसको भी दिल्ली मिनिस्ट्री में डायरेक्टर ने भेजा भी था, इसको रिकॉग्नाइज करते हुए। तो उसके बाद जो फाइनल वर्जन आया है, उसमें 2-3 राउंड एपीसी मैडम के साथ मीटिंग भी हुआ है। बट बिकॉज ऑफ दिस विधानसभा एंड अदर एंगेजमेंट दे प्रपोज मार्च। बट 1-2 दिन के बीच में एसआरएलएम का थ्रू से मूव करके एग्रीकल्चर को लेके हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि 6 6 0 0 प्लस टाइप ऑफ कृषि ऑलरेडी ट्रेंड है, मैंने से जो हम लोग ही करवाए हैं। 328 जो मास्टर ट्रेनर ट्रेंड हुए थे, उसमें एसआरएलएम और एनसीएनए पार्टनर्स का भी काफी लोग है जो मैंने आइडेंटिफाइड है। तो वही लोग आने वाला दिन में इन्वॉल्व होंगे। तो मेरे को लग रहा है एसआरएलएम का थ्रू में, आज तो 26 हो गया, कल 27, तो 28 या 1, क्योंकि 3 तारीख इसी मीटिंग है, 2 तारीख संडे है। तो एक मैंने कंसल्टेशन 2-3 घंटा का हो जाए, ओवरऑल एग्रीकल्चर का कन्वर्जेंस एंड एनएमओएनएफ को सेंट्रल में रखते हुए, तो आई थिंक अच्छा होगा। तो ये एक अपडेट था जो रिगार्डिंग गाइडलाइन इनपुट्स वाला मामला में। और हम लोग एक वर्किंग प्लान के साथ इंक्लूड करने के लिए भी सबमिट किए थे, क्योंकि नेचुरल फार्मिंग का प्लान ओनली 3,000 हेक्टेयर का आया था, नाउ इट इज 11,000 हेक्टेयर। द न्यू फाइनेंशियल प्लान इज 23,000 हेक्टेयर। तो एनएम एनसीएनए पार्टनर्स का भी एक कंसिडरेबल नंबर जिला में जमा हुआ है, जिस बार खरीफ में रोल आउट होगा। तो ये नाइस टाइम है एक बार इंटीग्रेट करने का। सुधीर, कुंतल जी ने जो बोला था उसी में और भी जो अभी रिसेंटली जो प्रोसेस चल रहा था, उसके बारे में भी अगर साझा कर पाओ कि वो एलएनएफआई की जो ऑर्गेनाइजेशंस और जो जिन ऑर्गेनाइजेशन का एक्सेप्ट नहीं हुआ था, वो भी एक बार वहां से कवर अगर कर लो, एंड देन फिर उसके बाद हम आ जाते हैं ये जो भी मीटिंग वाला था। ओके, श्योर। सो जो क्लस्टर्स थे जो हमने सबमिट किए थे, ऑल ऑफ दैट अमाउंटेड टू 11,000 हेक्टेयर्स ऑफ नेचुरल। जी, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मंजीत जी आप भी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं अर्पण आपसे भी समझना चाह रही हूँ, और इन जनरल भी मैं सबके साथ कि अभी मैं बीजापुर और दंतेवाड़ा तरफ से आई, तो एक जो इशू सब तरफ नजर आ रहा है कि जहाँ आईएफआर जो लैंड है उसमें एक नरेटिव बहुत गड़बड़ चला गया है कि हम खेती करेंगे तो आईएफआर लैंड मिलेगा। लेकिन वहां पे अगर हम नेचुरल फार्मिंग को आईएफआर के साथ कनेक्ट करते हैं तो फॉरेस्ट और फार्मिंग का जो रिलेशनशिप भी स्टेब्लिश होगा। तो जब भी बातचीत चल रही है, चाहे एसआरएलएम के साथ चल रही है एग्रीकल्चर, उस आईएफआर की बातचीत को इस नेचुरल फार्मिंग में लाना बहुत जरूरी है। वो एक इम्पॉर्टेंट जगह है जहाँ पे हम वीक पढ़ते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अ, उस उसको लेकर अगर कोई बात हुई है तो बहुत अच्छी है, नहीं हुई है तो अर्पण नेक्स्ट लेवल पे जब भी ये डिस्कशंस होगा तो इसको अगर फोकस किया जाए, ऐड किया बिल्कुल बिल्कुल मैडम, नोट कर लिया मैंने। जी आकाश जी।
मुझे पूछना था 3 तारीख को क्या होने वाला है? कुंतल जी ने कुछ तो कहा, बट आई कुडंट अंडरस्टैंड। या व्हाट या इज हैपनिंग ऑन थर्ड? क्योंकि हम एसआरएलएम का रूट ले रहे हैं, कोऑर्डिनेशन करने के लिए वहां से पुश कर रहे हैं। सो एसआरएलएम वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उनको अपना एनुअल एक्शन प्लान फाइनल करना है 3 तारीख से पहले। तो उनका जो फाइनल प्रेजेंटेशन है वो 3 तारीख को है। तो उससे पहले वो ये जो कंसल्टेटिव वर्कशॉप वो कर लेंगे। अच्छा, ओके जी। ओके। इसमें ना एक एंगल और कंसिडर करने जैसा है। जो एमएनएनएफ का जो एनुअल एक्शन प्लान सबमिट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, उसके ऊपर भी आई थिंक एक मीटिंग हुई थी, जिसपे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को कुछ फीडबैक मिले थे कि ये चीजें हैं जिसपे आप थोड़ा सा और रिवर्क करिए आपका एनुअल एक्शन प्लान को। तो वो फीडबैक को वापस रीसबमिट करने का क्या टाइमलाइन है, आई एम नॉट वेरी श्योर। तो वो भी अपने को चेक करना पड़ेगा, बिकॉज जो मैंने एनुअल एक्शन प्लान देखा था उसमें काफी गैप्स थे। स्पेशली जैसे बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स पूरे स्टेट में केवल 28 ही प्रपोज किए थे, वेराज क्लस्टर्स जो है वो 200 आई थिंक उससे भी ज्यादा हम लोगों ने प्रपोज किए हुए हैं, या और भी एक दो चीजों के लिए। तो वो भी, उसकी भी क्या टाइमलाइन है, कुछ पता है क्या हमें कि कब तक फिर से हमें प्लान सबमिट करना है? तो दैट कुड ऑल्सो बी अ विंडो एंड टाइमलाइन टू बी कंसिडर्ड। सुधीर जी। हाँ जी। हाँ, इसी में सुधीर, आई थिंक गुड पॉइंट फॉर यू टू टेक फ्रॉम हियर, फिर मैं ऐड कर देता हूँ बाकी चीजों पे। हाँ, सो फ्रॉम व्हाट वी नो आपसे ही कि annual action plans will be submitted, Arpan ji. I think we had this conversation कि annual action plans will be discussed in the state level uh, before submitting to the national level on third only. So that is exactly the meeting that Kuntal ji is talking about, right? थर्ड को, मंडे को जो होने वाला है। This annual action plan of SRLM, Arpan is saying. हाँ हाँ। SRLM का AAP का इसी थर्ड को है, और एग्रीकल्चर का एनुअल एक्शन प्लान जो है ऑलरेडी मिनिस्ट्री में जा चुका है। तो मिनिस्ट्री में ये भी फाइनल अप्रूवल के लिए जाएगा, जो आपका इस वर्ड जो ओके चिट्ठियां भेजे भी थे, है ना। जी। तो कॉन्सल्टेटिव वर्कशॉप शायद इसके लिए अर्पण बोल रहे हैं। जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का भी लोग रहे, एसआरएलएम से पूछ करना है। एसआरएलएम एमडी का लेटर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाएगा, और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी लोग रहे, और हमारा एनसीएनएफ का भी पर लोग रहे। जो पॉइंट्स हमारा है हम लोग दे सकते हैं। तो 3 का एएपी का पहले ये एक समरी थ्रू एसआरएलएम पहुंच जाए, यही शायद। और कल जो मेरा बात हो, यही यही बात है। इसके लिए 3 तारीख वाला बात बार बार आ रहा है। इट इज एएपी ऑफ एसआरएलएम इसी। जी। जी। क्या अर्पण यही बोल रहे हो ना? हाँ, वो तो क्लियर है। आकाश जी का एक्चुअली हाँ। स्पेसिफिक क्वेश्चन अलग था। उनका ये था कि नेचुरल फार्मिंग के लिए जो हमने एनुअल एक्शन प्लान सबमिट यहाँ से हुआ था एग्रीकल्चर से मिनिस्ट्री, हम्म। उसको रिवाइज करके फीडबैक के लिए कुछ फिर से वापस किया गया था। तो उसका लास्ट रिवाइज करके देने का टाइमलाइन क्या है वो पूछ रहे हैं। एक्चुअली मुझे आइडिया नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अगर रोहित या सुधीर जी को मेरे पास जितना मेरे पास हाँ, गोगोल कुंतल जी। सुदीप, तुमको विकास दा के साथ जो मेरा लास्ट बात हुआ है वो भी 5 या 7 तारीख तक कंप्लीट करना है। तो एक इसको एक ऐसा ऐसा करते हैं। चूंकि अभी हमको नहीं पता है, एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं कपिल जी से या फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जिसके साथ हम कांटेक्ट में हैं, और फिर उसको ना ग्रुप में शेयर कर देते हैं कि दिस इज द लास्ट डेट जब तक हमको शेयर करना होगा। डज दैट वर्क? कुंतल जी, आपकी आवाज कट गई। नहीं नहीं, कुदरत जी आवाज नहीं आ रही। हाँ, सो मीनवाइल रोहित, यू वर सेइंग समथिंग। हाँ हाँ, ये तो जो जो आकाश जो बता रहे थे वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की, यूनियन गवर्नमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से सभी स्टेट्स अपना एनएमएनएफ के लिए प्रपोज एक्शन प्लान शेयर कर रहे हैं।
और छत्तीसगढ़ का शेयर किए हुए हो गए हैं, आई थिंक अराउंड नियरली 2 हफ्ते हो गए हैं। तो 2 हफ्ते पहले जो उस समय जो मैसेज आया था यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से कि आइडियली 1 हफ्ते के अंदर कर लें, विच इज बेसिकली लास्ट वीक तक कर लें, ये आइडियल सजेशन था। पर पता नहीं कि हुआ नहीं हुआ, या फिर वही जो 5th 7th वाला जो कुंतल जी बोल रहे हैं, वो अगर रिवाइज्ड टाइमलाइन स्टेट गवर्नमेंट ने अपने लिए खुद के लिए सेट की है, तो उस समय ये भी प्लान बन रहा था कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने अपना ज्योग्राफी एंटर कराने की कोशिश की थी, उनको चैलेंजेस आ रहे थे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और एलएनएफआई जो हैं, लोकल नेचुरल फार्मिंग इंस्टीट्यूशंस, वो सिविल सोसाइटी को एक भी नहीं मिले थे। बाकी कई स्टेट्स में सिविल सोसाइटी को भी एलएनएफआई मिला था, ओडिशा, गुजरात, केरला, ज्यादातर स्टेट्स में केवीकेस को ही मिला था। तो ये भी था कि फिर से एक बार एलएनएफआई के लिए थोड़ा और पुश करें। तो एटलीस्ट ये दो चीजें के लिए, एंड उसी के लिए सुधीर वाज ट्राइंग कि एक लेटर भी अगर स्टेट लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जा पाए, जहां पे ये बोलें कि सिविल सोसाइटी, क्योंकि कई डिस्ट्रिक्ट में जहां सिविल सोसाइटी सबमिट कर रहे थे अपने एंगेज होने का लेटर, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। वो बोले हमें ऐसा कुछ बताया नहीं गया एक्सेप्ट करने के लिए, कुछ लेने के लिए। तो वो चैलेंज आ रहा था कई डिस्ट्रिक्ट्स में। तो हाँ, उस गैप को, पर हाँ, वही जो अर्पण जी भी अभी कह रहे हैं कि थोड़ा टाइमलाइन का थोड़ा अभी श्योर नहीं है कि ऑलरेडी चला गया है रिवाइज या फिर अभी भी जाना है, अभी भी पॉसिबल है। वो एक बार यूजफुल रहेगा चेक करना, सुधीर। रोहित रोहित, आई हैव ए सजेशन कि मान लीजिए टाइमलाइन चला भी गया है, बट अगर सजेशंस वो मैटर करते हैं और वो जेन्युइनली उतने ही ज़रूरी हैं, इमटेरियल ऑफ टाइमलाइन हम उसको डॉक्यूमेंट करके कब तक हम दे पाएंगे, हम वो अपने आपस में तो बात कर लें। और मान लीजिए टाइमलाइन चला गया हो या फिर टाइमलाइन कल परसों तक भी हो, तब भी हमको पता होना चाहिए कि हम कब तक कंसोलिडेट करके दे सकते हैं। सो मुझे जहाँ तक मेरे नॉलेज में है, इनफैक्ट परसों तक जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन में फेरबदल मिनिस्ट्री की तरफ से 2-4 पॉइंट्स इधर उधर अभी भी किए जा रहे हैं। तो हम आपस में बात कर लेते हैं और एक डेडलाइन हम अभी यही फिक्स कर लेते हैं कि इस तारीख तक जो भी हमें हमें लगता है जेन्युइन ऐसी चीज़ें हैं जो हमको उसमें फीडबैक या फेरबदल चेंजेस कुछ करनी चाहिए, तो उसको कंसोलिडेट करके दे देंगे। कब तक देंगे अपने पहले डिसाइड कर लेते हैं, और बाकी डिपार्टमेंट से तो पूछ ही लेंगे वो अलग से कब तक टाइमलाइन है या टाइमलाइन चला गया है। राइट राइट। तो आई थिंक 3-4 चीजें हैं जिनका स्कोप लग रहा है, जो कि अभी ये एनएमएनएफ के एनुअल एक्शन प्लान में बन रहा है। एक तो एलएनएफआई का पॉसिबिलिटी सिविल सोसाइटी को भी मिले, जहाँ पे सिविल सोसाइटी एलिजिबल रहेगी। अभी के लिए सब केवीकेस को मिला है। दूसरा, जो ज्योग्राफी जो है, वो स्टेट लेवल पे तो ऑलरेडी भेजा गया था ना सुधीर, जहां जहां पे इंटरेस्टेड थी सिविल सोसाइटी, पर उन्होंने डिस्ट्रिक्ट से मांगा था। हाँ, जो द कमिटी दैट डिसाइड्स वो डिस्ट्रिक्ट पे बैठती है। राइट राइट। पर वो डिस्ट्रिक्ट वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में। कुछ तो वहां डिस्ट्रिक्ट्स में पे दे वर वो, नॉट इन्फॉर्म्ड कि दे शुड एक्सेप्ट। राइट राइट, तो उसके लिए एक लेटर निकलवाने की कोशिश करते, और वो लेटर नहीं निकला है ना अभी तक वो स्टेट से। लेटर कल एक्सेप्ट होगा। कल फ्री हैं यहाँ पे जो जॉइंट डायरेक्टर हैं, एंड देन दे विल इशू अ लेटर। फाइन फाइन फाइन। एंड तो ऑल्सो उसमें ये, हाँ, सुधीर दो दो और मैंने क्यों स्टाक हुआ था हम लोग सभी लोग जानते हैं, उसमें और बात करके फायदा नहीं है। और ऑलरेडी एक ईज लेवल में जब पहुंच गया लेटर का, एक काम हम लोग कर सकते हैं। जो हम लोग प्रीवियसली लीज दिए थे एनसीएनए पार्टनर का, जिसमें डिस्ट्रिक्ट मैपिंग था, वो लेटर के एनेक्स्चर में वो लिस्ट को भी लगा दे। सुधीर आवाज डिस्ट्रिक्ट आ रहा है? मैपिंग का, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। याद है ना जो फर्स्ट एक लेटर निकला था, हाँ हाँ। जो डिस्ट्रिक्ट मैपिंग था उसमें, तो उसके बाद कुछ जी चेंज हुआ था, जी। है ना? तो अभी जो एडवांस डिस्ट्रिक्ट मैपिंग है, उसको भी वो लेटर में लगा दे। राइट।
तो तो ये सेकंड चीज हो जाएगी। इसमें कौन कौन सी हाँ ज्योग्राफी वाला वो ये वाला पार्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए, तो एक राइट। एलएनएफआई, एक ज्योग्राफी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तीसरा जो है, जो आकाश बता रहे थे, जो एनुअल एक्शन प्लान के लिए बोला गया था, फीडबैक आया था सेंटर रिवीजन से। सबमिशन डेट, यस, नोटेड दैट डाउन। तो ओके, so there are 3 letters by now. हाँ, ये जो थर्ड पॉइंट है सुधीर, ये जो स्टेट का रिवाइज प्लान है उसमें ये बीआरसी की भी बात थी कि स्टेट गवर्नमेंट को बोला गया था कि बीआरसी के नंबर्स ज्यादा हों। Yes, that is claimed with LNFI. तो LNFI और एलएनएफआई BRC अलग, के एलएनएफआई अलग, बीआरसी अलग। जो एक्सेप्ट हो रहे हैं तो स्टेट नहीं, लेवल। हाँ सुधीर, मेरे ख्याल से जो टारगेट बीआरसी यूनिट्स का एमएनएनएफ के ओवरऑल क्लस्टर्स में लिया हुआ है ना, तो नंबर्स आई थिंक द कंसिडर्ड नंबर इज एटलीस्ट पर टू क्लस्टर एक बीआरसी यूनिट है। आई थिंक बीआरसी यूनिट्स के नेशनल लेवल पे टारगेट्स आर हाफ कंपेयर टू द नंबर ऑफ क्लस्टर्स दैट आर सपोज टू बी टेकन अप। तो जो जनरल रेशो मेरे एजम्पशन के हिसाब से 1:2 रेशो है। वेराज छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने जो 11,000 हेक्टर का जो प्लान था, उसमें हमारे नंबर ऑफ क्लस्टर्स अराउंड 200 थे ना, राइट? हाँ 216 या 245 आई गेस। वेराज बीआरसी यूनिट्स केवल 28 प्रपोज किए गए थे, जो कि एकदम ही कम नंबर था। तो ये मीटिंग में डिस्कस हुआ था कि एटलीस्ट आप आधे बीआरसी तो प्रपोज कीजिए, जितने क्लस्टर्स आप प्रपोज कर रहे हैं एटलीस्ट उसके आधे बीआरसी यूनिट्स आप प्रपोज कीजिए। तो ये एक सजेशन आया था, और प्लस अभी उन्होंने जो टारगेट दिया है वो तो अराउंड 23,000 हेक्टर्स का है। तो नंबर ऑफ क्लस्टर्स विल बी मोर, तो फिर उसके हिसाब से बीआरसी यूनिट्स वुड आल्सो बी मोर, ऐसा था सजेशन। एंड बाय एक्सटेंशन, क्योंकि बीआरसी पे काम तो अभी तो pretty मच सिविल सोसाइटी ने ही किया है। छत्तीसगढ़ में उतना काम नहीं अभी तक हुआ है जितना बाकी स्टेट्स में हुआ है। बाकी स्टेट्स में हमने ट्रेनिंग वगैरह भी उस समय करवाई थी। पिछले एक डेढ़ साल से ट्रेनिंग वाला काम रुक गया था। और उसी टाइम पे छत्तीसगढ़ का चैप्टर किक ऑफ हुआ था बीआरसी के इसमें। तो हाँ, पर वही आकाश की बात को आगे ले जाते हुए, बीआरसी के नंबर्स सिविल सोसाइटी अगर लेके जाना चाहें तो वो भी पिच हम कर सकते हैं। अभी तक नहीं किया था पिच सुधीर बीआरसी का, पर ये भी ये होप नहीं है। बीआरसी को लेके, रोहित, बीआरसी को लेके डिपार्टमेंट में जब बात हम लोग करने गए थे, तो उस समय जस्ट एसआरएलएम बीआरसी का एक गाइडलाइन इशू किया है एज पर देयर एनुअल एक्शन प्लान। उनका करेक्ट, एनुअल करेक्ट। एक्शन प्लान में जो नंबर है 80,000 यूनिट वाला, उसका एक गाइडलाइन इशू किया है। तो हम लोग डिपार्टमेंट में जब यहाँ सुधीर गए थे, उसमें डिपार्टमेंट का एक ही कॉन्सिडरेशन था, जो एसआरएलएम जो ब्लॉक में दे रहे हैं उसमें हम लोग और बीआरसी प्रमोट नहीं करेंगे। हमारा और भी क्लस्टर है, उस क्लस्टर बट नंबर इज वेरी लो, जो ये हमारा आकाश जो बोल रहा था, क्योंकि दो क्लस्टर में एक भी करे तो भी 122 होना चाहिए। 245 क्लस्टर प्रपोज्ड है, एक एक क्लस्टर 22 टू 30 हेक्टर का है। तो 245 जो क्लस्टर प्रपोज है, उसमें दो क्लस्टर का बीच में भी एक दे तो भी 122 होना है। उस जगह में 18 है ना आकाश, 18 आई थिंक, 28, 28। 28, सॉरी सॉरी 28 है, तो वो भी कम है। तो ये एक पॉइंट हो ही सकता है, जो एक जगह में आप बोल रहे हो दो क्लस्टर के पीछे एक बीआरसी, तो उसमें से फिर इसमें कम हो रहा है। और फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं, जो सिविल सोसाइटीज का जो एक्सपीरियंस रहा, जहाँ जहाँ लोग बनाए हैं, मोटा मोटी मेरे पास जितने इन्फॉर्मेशन है, 14 समथिंग 14 और 18 बीआरसी कुछ छोटा छोटा जायगा में हम लोग बनाए थे। उस जैसे अभी भी मैं दरभा में हूँ, तो एक बीआरसी में विजिट करके आ रहा हूँ अभी। तो लोग कर रहे हैं, काफी लर्निंग एक्सपीरियंसेस है फील्ड में। तो वो 18-20 जितना भी बीआरसी है, चारामा में कुछ है आई नो, तो वो सब एक्सपीरियंस को हम लोग एक जगह में शेयर भी कर सकते हैं, जो किस टाइप का चीज होने में सक्सेस हो रहा है, किस जगह में क्या बॉटलनेक्स है फील्ड में। ठीक है। और एक और डिपार्टमेंट को एक गाइडलाइन रेडी करना पड़ेगा। तो एक इजी है, जो मैंने एकदम डेविएट ना कर जाए एसआरएलएम के साथ, तो एसआरएलएम का गाइडलाइन को लेके बैठ के ही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का गाइडलाइन रेडी हो सकता है। एकदम माने बाइपोलर ऑपोजिट ना हो जाए, मोटा मोटी एक अलाइनमेंट रहे।
उसमें भी हम लोग हेल्प बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल। ये एनसीओएनएफ की तरफ से भी एक गाइडलाइन बनेगी बीआरसी की। ये एनसीओएनएफ, जो नेशनल सेंटर फॉर, गगनेश शर्मा जी वाला जो है, हाँ हाँ, वही ये नेशनल सेंटर बेसिकली फॉर एग्रीकल्चर एसआरएलएम का डिपार्टमेंट गाइडलाइन जो है। बनाने के टाइम में आप जो मेरे को एनसीओ ने वाला दिए थे, उसको मोटा मोटी बेस में रखते हुए डिस्कस करके रेडी हुआ। तो वो कोई डेविएशन नहीं है, लेकिन ये दोनों को लेके फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ बैठने में शायद बेहतर रहेगा, जो मैं सुधीर को सॉफ्ट कॉपी शेयर भी किया हूँ। आई थिंक सुधीर वर्कआउट करके ग्रुप में शेयर करेगा तो लोग फिर फीडबैक दे सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे को लग रहा है ये सब पॉइंट्स को लेके ही हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। और काल तो नेक्स्ट वर्किंग डे है, तो एसआरएलएम में और अर्नब है। अर्नब तो एसआरएलएम जाता है, अर्पण भी जाते रहता है। तो दोनों एक बार काल सुधीर को लेके जाके बात करे रिगार्डिंग दैट। तो एक, क्योंकि काल ही बात करेगा तो परसों बातचीत हो सकता है। 28 तारीख, 28 का महीना है। अर्नब एक तुम हो और ना? हाँ, मैं आज बात कर लेता हूँ एमडी मैडम के साथ, और कल फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट रह के उसको चिट्ठी जारी करवा देंगे। हाँ ना ना, मैं बोलो अर्नब भी शायद है, वो तो उधर ही हाँ हाँ जाता हाँ। है तो बोले। जी जी जी। अर्नब तुम हो क्या? अर्नब? हाँ कुंतल दा। हाँ हाँ, मैं बोल रहे थे जो अर्पण और तुम काल एक बार सुधीर को लेके जाके एमडी मैडम के साथ एक बार बात करोगे। यस यस, ठीक है। ठीक है ना, ठीक है आई ना। थिंक ये सब चीज थोड़ा सा सामने सामने बात करने, कुछ क्वेश्चन भी हो सकता है। हम्म। आई थिंक कैन बी गुड। ठीक है, ठीक है। क्या अर्पण ठीक रहेगा ना? हाँ हाँ, ठीक है ना, ठीक है ठीक है। जी। मुझे एक चीज और मतलब जस्ट टू क्लैरिफाई ऑन दिस, मतलब ये जो 1:2 वाला चीज जो है ना, वो मीटिंग में कहा गया था छत्तीसगढ़ को, कि एटलीस्ट आप 1:2 में तो देखिए करके। बट अदरवाइज नेशनली अगर हम लोग देखेंगे तो 15,000 क्लस्टर्स टारगेटेड है एमएनएनएफ के अंतर्गत, और 10,000 बीआरसी है। तो मतलब इनफैक्ट रेशो 1:2 से भी हायर हो सकता है, बेस्ड ऑन नीड बेस्ड बीआरसीज, ऐसा कहा है 10,000 नीड बेस्ड बीआरसीज विल बी सेट अप। इट टू इज इज टू थ्री का। हाँ, मतलब इट इज इवन हायर देन 1:2 या ऐसा। और एक और चीज मुझे कहनी थी, मतलब ये फीडबैक एक्चुअली हमारा जो छत्तीसगढ़ का एनुअल एक्शन प्लान जो सबमिट हुआ है उस पे है। तो ये हम लोग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कैसे फीडबैक दे, ये देखना पड़ेगा। ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, बट वो दिक्कत हो सकती है आगे जाके। वो ये था कि बाकी स्टेट्स ने एनुअल एक्शन प्लान इस तरह से प्रपोज किया था कि जिसमें 2 साल का एमएनएनएफ है, और हर कंपोनेंट के लिए उनके जो नंबर ऑफ क्लस्टर्स है और बजटेड जितना नॉर्म्स है उसके आधार पे उन्होंने राशि की टोटल मांग की थी। लेकिन छत्तीसगढ़ ने कैसे किया था, छत्तीसगढ़ ने 25-26, 24-25 और 25-26 ऐसे 2 साल मान के उन्होंने ये माना था कि 24-25 तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, तो कुछ कंपोनेंट में हम लोग खर्चा कर ही नहीं पाएंगे। तो उस कंपोनेंट में उन्होंने राशि मांगी ही नहीं थी, और एनुअल एक्शन प्लान सबमिट हुआ था। और फिर जो डिपार्टमेंटली इंटरनली जो लेटर जारी हुआ था उसमें कहा गया था कि 2 साल, दूसरा साल जो है वो 26-27 माना जाएगा। तो इससे क्या होगा कि थोड़ा सा राशि के अलॉटमेंट में दिक्कत आ सकती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पे क्या अंडरस्टैंडिंग है, हम लोग कितना एग्जैक्टली राशि की मांग कर रहे हैं। बिकॉज देन अगर ऐसा होगा कि सम ऑफ द कंपोनेंट्स लेफ्ट आउट हो जाएंगे, तो फिर आगे जाके इम्प्लीमेंटेशन। तो ये थोड़ा सा आई एम नॉट श्योर कि हमारे लेवल पे थिंकिंग क्या है, और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पे मैच होती है कि नहीं होती है थिंकिंग। अदरवाइज वो राशि की टोटल देख के उतना फाइनेंशियल अलॉटमेंट आएगा, और फिर बाद में इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत होगी, ऐसा हो सकता है। तो एक बार देखने की जरूरत है। ये वाला, हाँ, गुड पॉइंट आकाश, ये वाला स्टेट में भी एक बार चेक कर लेंगे, और सेंटर में भी जहां पर है हाँ जी, हाँ जी। और बड़े पॉइंट। इसमें अलग स्टेट्स के, मैंने उड़ीसा और एक दो स्टेट्स के देखे थे, उसमें थोड़े से अलग एक्शन प्लान्स थे। और एक चीज था का, शायद ये भी पुश करना पड़ेगा आफ्टर द वर्कशॉप, रेजोल्यूशन में आ जाए तो बहुत अच्छे हैं। जो हमारा जो बीआई है, ब्लॉक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, ब्लॉक शायद डिस्ट्रिक्ट से ही सिलेक्शन होगा सीएसओस का। जो भी सीएसओस इच्छुक होंगे वो अप्लाई करेंगे। लेकिन शायद एक ऑर्डर तो कलेक्टर को जाएगा जो बीआईए सिलेक्ट करने का काम स्टार्ट किया जाए थ्रू एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। ये भी पॉइंट शायद हम लोग को एक बार बताना चाहिए।
एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली कुंतल जी, जो डिस्ट्रिक्ट में लेटर जाने की जो बात कर रहे थे उसमें बीआईए वाला ही भी हाँ उसमें मैंने आ स्टेट जाना चाहिए। सिलेक्शन करेगा नहीं, स्टेट बोलेगा कलेक्टर को जो आप सिलेक्ट करो डीडीए बिल्कुल का कमिटी वमिटी बना के, तो प्रोसेस सिलेक्ट होगा तो हमारा पार्टनर सीएसओ एनसीएनएफ का इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। मैंने एज पर गाइडलाइंस में बोल रहा हूँ, अब बाकी कोई जाएगा एब्सोल्युटली में तो हमारा सीएसओ का बहुत ज्यादा जाएगा नहीं है एज पर गाइडलाइन। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अम, तो ये एक लिस्ट तो आ गई है सुधीर हमारे पास, ये चार पांच चीजों की, कि क्या क्या चीजों को जोड़ने वाली संभावना है, जगह है, और जो हमें उस मीटिंग में पुश करना चाहिए। पर उसके एडिशन में भी अ, और एक बार कपिल जी से भी एक बार बात कर लेंगे कॉल के बाद कि जो रिवाइज्ड एक्शन प्लान है वो कब कहाँ क्या प्लान बन रहा है। उसके बाद ये जो डिस्कशन पॉइंट्स जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में डाले थे, मे बी एक बार वो देख लेते हैं कि एसआरएलएम और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का ये एनएमएनएफ में जो साथ में काम है उसको लेते हुए कुछ पॉइंट्स, कुछ तो हमने ऑलरेडी कवर कर लिए, पर कई सारे और जो मुझे ध्यान में आ रहे थे। पर उसके पहले ये तो मैंने जो ब्रॉड बेस जो मुझे ध्यान में आए थे वो मैंने डाले थे। इसके पहले लेकिन एसआरएलएम और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का साथ में काम कभी किसी और प्रोजेक्ट में भी रहा है क्या? कुंतल जी, अर्पण, मंजीत जी, आकाश, बसंत जी। हाँ, एसआरएलएम का रहा है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ, लेकिन वो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट जब होता है, जैसे कहीं पे इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर का लिया गया है, वहाँ पे कुछ कन्वर्जेंस की संभावनाएं बनती है तो वो होती है। लेकिन ऐसे एक स्टेट लेवल से लेके पूरे प्रोग्राम का कन्वर्जेंस होते हुए वैसा तो नहीं हुआ है। स्पेसिफिक प्रोग्राम स्पेसिफिक लोकेशन पे आपको कन्वर्जेंस एसआरएलएम का और एग्रीकल्चर का दिख जाएगा। हाँ, अभी जो लखपति प्रोग्राम चल रहा है उसमें एक प्रयास बिल्कुल चल रहा है कन्वर्जेंस के लिए, और वो एक बड़े स्तर पे शुरुआत हुई है अभी। वैसे कह नहीं सकते कि कन्वर्जेंस हुआ है स्टेट लेवल से, लेकिन अभी उसकी देखो शुरुआत हुई है। क्रोनोलॉजिकली बोले तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ एमकेएसपी प्रोग्राम में फॉर्मल स्पेस था। एमकेएसपी बाई एसआरएलएम जो मल्टी स्टेट प्रोग्राम, उसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास वही आईएफसी जैसे ही या लाखपति जैसे ही कमेटी बना के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ है। नेक्स्ट प्रोग्राम इज आईएफसी एंड थर्ड वन जो लाखपति इनिशिएटिव जो है। और ये तीनों तीनों जाएगा जो है डिपार्टमेंट का और एक कन्वर्जेंस वाला जो कमिटी है स्टेट में। तो ये सभी जाएगा में हॉलिस्टिक कन्वर्जेंस अप्रोच में ही है। प्रोग्राम सपोर्ट में तीनों में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ कन्वर्जेंस का जाएगा था। एक एमकेएसपी जो क्लोज हुआ है, तसर एमकेएसपी में ते ही था जो सीएसबी के साथ था। सेकेंड आईएफसी एंड थर्ड वन इज दिस आपका लाखपति वाला, मैंने प्रोग्रामेटिक बोले तो। यस यस, मैं भी यही कुछ दीदी याद दीदी दिलाना चाह रही थी कि एमकेएसपी बहुत बड़ा हुआ है, और वो उसमें पहले बीआरजीएफ एक प्रोग्राम था उसके साथ इंटीग्रेट हुआ है, और बहुत हाँ रेगुलर हाँ वे में एसआरएलएम और हाँ एग्रीकल्चर बैठा करते थे। और कृषि हाँ सखी का हाँ जो पूरा कॉन्सेप्ट आया है वो भी राइट एक राइट इम्पोर्टेंट राइट। है जो कन्वर्ज करता है। अल्टीमेटली दीदी आप याद करें 2012-13 वाला एक्सपीरियंस। हाँ हाँ, इसीलिए इसीलिए मुझे वही पूरा पूरा क्रोनोलॉजिकली जब आप तुमने बोला तो मुझे पूरा वो वाला प्लान याद है। तो कृषि सखी हाँ का भी जो पूरा कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था वो कन्वर्जेंस से हुआ था। एग्जैक्टली। एसआईआईडी में आप थे उस समय, आपका अंडर में काफी ट्रेनिंग हम लोग दिए भी थे उस समय। ग्रेट ग्रेट, तो एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी एक ऑलरेडी एक है थोड़ा सा जिसके हम्म। ऊपर बिल्ड कर रहे हैं। इवन और इवन इफ एक एक जो ये है, एक जो मैंने फॉर्चुनेट है उस समय जो जायगा में जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो लोग डिस्ट्रिक्ट में थे, कपिल सर, विकास सर, ये सभी अभी डायरेक्टरेट में है। जो 2012-13 का एमकेएसपी फैटर्निटी, कृषि सखी फैटर्निटी में इन्वॉल्व थे। इसके लिए आप देखेंगे
मैनेज का लिस्ट जब हम लोग शेयर किए, सुधीर है, तो एमटीआर किसी सकी का लिस्ट में उनका बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, जो बाकी स्टेट में काफी स्ट्रगल है। पंजाब में आप देखिए ना, मैं तो एनआरपी हूँ, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो इधर लेकिन उतना स्ट्रगल नहीं है, बिकॉज दिस फैटर्निटी ऑलरेडी हैज बीन ओरिएंटेड। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। और कुछ ऐसे तो इन्हें जो मीटिंग ये जब भी हो, परसों या जब कभी भी हो, उसमें उन इन तीनों प्रोग्राम से कुछ की टेक अवेज, लेसन एक्सपीरियंसेस ये थे क्या, है क्या कि किस तरीके से साथ में काम अ, सही से हो सकता है, तो वही लेसन से ही ड्रॉ करते हुए हम शुरू करें तो शायद बेटर रहेगा कि व्हाट वर्क्स व्हाट डिडंट वर्क, और उसको ठीक है, हो एनएमएनएस के सकता है। कंटेक्स्ट में कैसे लेके जाना चाहिए। कुंतल जी, आपकी आवाज हो बीच में कट गई। सकता है, हो सकता है, वो लर्निंग तो याद है, एक बार रेडी करके एक बार शेयर करने में हो जाएगा। मतलब एकदम फेड मेमोरीज भी नहीं है, 10 साल का ही तो बात है, 10-12 साल का। ठीक हाँ हाँ, ठीक है। काफी कुछ मिल जाएगा रोहित। और ये पूरी हाँ, बातचीत अच्छा बैकग्राउंड सेट करेगी कि दोनों का अर्लियर क्रोनोलॉजिकल रिलेशन कहाँ कहाँ रहा है, गैप एंड चैलेंजेस कहाँ रहे हैं, रिक्वायरमेंट पोटेंशियल क्या, और फिर जाके ये जो अभी हम प्रपोज कर रहे हैं वो वहाँ क्या करना होगा, जो आकाश ने जो दिखाया वो इंटरवेंशन और सब अदर सारे इंटरवेंशन। और फिर ये है कि कौन से अदर एरियाज है। जब भी हम एसएलएम की बात करें, मुझे महिला किसान वाला है, और मैं आईएफआर इसलिए भी ऐड किया भाई, आईएफआर में अकेला ऐसा लैंड रिकॉर्ड है जिसमें वुमेन का नाम कंपलसरी है, तो उसको भी फोकस में, तो इस तरीके से भी प्रेजेंट किया जा सकता है चीजें को। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, नहीं, ये आईफर वाले तो फिर काफी अच्छा है, यूजफुल रहेगा ये जब एसआरएलएम को लेते हुए। अम, तो और पॉइंट्स जो कि मुझे जो जनरली जो ध्यान में आ रहे थे, उस पे भी हम देख सकते हैं, और ऐसे या फिर और भी कुछ अगर थीम्स है जिसके ऊपर सजेस्ट करना चाहिए एसआरएलएम और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के इक्वेशन में, तो वो भी देख सकते हैं। ये वही जो मैंने चैट में लिखे थे कि एक चीज जो ध्यान, एक एक ये लग रहा था कि अगर एसआरएलएम में जिन महिला किसानों को जोड़ा जाएगा, ये जो मैं चैट में लिखा हूं उन्हीं पॉइंट से शुरू कर रहा हूँ, तो उनके करस्पॉन्डिंग अगर फैमिली में कोई और पुरुष किसान भी है, एंड लाइकवाइज, तो अजम्पशन ये है कि एसआरएलएम भी कुछ महिला किसानों का नंबर देगा, दे सकता है। वैसे बाकी राज्यों में जब हमने पता लगाया था, तो बाकी राज्यों में मिक्स स्टेटस था एनएमएनएफ को लेते हुए। कुछ स्टेट्स में एसआरएलएम और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट साथ में मिलकर काम कर रहे थे, जो नंबर्स जा रहे हैं, और कई स्टेट्स में वैसे साथ में वाला काम नहीं भी हो रहा है। पर अगर हम अजम्पशन माने कि जो 11,000 हेक्टेयर है उसमें एसआरएलएम का भी नंबर ऐड होगा, तो अगर महिला किसान जहां पर है वहां पे पुरुष किसान भी उसी परिवार के जुड़े, जो कि उसी लैंड पर जो है, एंड लाइकवाइज अगर पुरुष किसान रहे, तो फिर क्या महिला किसान उन उसी परिवार की महिला किसान जो कि किसी एसएचजी में जुड़ी हैं, उनको भी हम लें। पता नहीं आप लोगों ने ये देखा कि नहीं, अभी नेशनल वाले एनसीएनएफ फीमेल ग्रुप पर थोड़ी चर्चा भी चल रही थी फैमिली को एक यूनिट में लेते हुए, तो ये एक ख्याल आया था। मे बी एक एक पॉइंट पे ही रुकते हुए देख सकते हैं कि अगर रिलेवेंट लगे, क्या विचार है आप लोगों का। हाँ रोहित जी, कुंतल जी, मेरा हो सकता है नेटवर्क कट जाएगा, तो बोलिए अर्णव बोलिए, आप है, बोलिए। अर्णव कंटिन्यू, ठीक है, मेरा हो सकता है नेटवर्क कट जाएगा, ठीक रोहित जी। जी। हाँ, मैं ये कह रहा था, जैसे ये बिल्कुल सही है कि आपका महिला और पुरुष किसान, ठीक है ना। यदि अपन इसको एक फैमिली फोकस अप्रोच के साथ लें तो क्या दिक्कत होगी इसमें, क्योंकि जमीन तो एक ही रहेगी, पुरुष के नाम पर अलग नहीं है और महिला के नाम पर अलग नहीं है।
और फैमिली के साथ में इसको अपन लें तो शायद मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया होगा कि एरिया भी वो रहेगा और पूरी फैमिली को बेनिफिट मिलेगा इस, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ दोनों के नाम उसमें आ ही जाएंगे एसएचजी ग्रुप में उनका, और जो ये अपन ने दूसरी कमेटी बनाते हैं जीबीएस या ग्राम विकास समिति उसमें पुरुष का नाम आ जाएगा, और इनका इसमें आ जाएगा, महिला का एसएचजी में है ही ऑलरेडी। ये एक सजेशन था मेरा। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल संजय जी। यही चर्चा भी थोड़ी चल रही थी उस जो ईमेल इसमें आया था। और अगर आप लोग को नहीं पहुंचे तो बताइएगा, मैं फॉरवर्ड भी एक बार कर दूंगा अगर आप नेशनल वाले ग्रुप में नहीं है तो। पर हाँ, उसमें यही चर्चा भी चल रही थी कि फैमिली को भी एक थोड़ा यूनिट बना के भी देखना चाहिए, क्योंकि फैमिली का जो डेटा भी जो है वो कैप्चर नहीं होता है। तो नहीं, बिल्कुल बिल्कुल एक, बिल्कुल हाँ संजय। एक्चुअल मेरा भी सजेशन यही है कि यदि हम फैमिली फोकस के साथ काम करें तो एक्चुअल में जो लाइवलीहुड अपडेशन होगा ना, इम्प्रूवमेंट होगा, वो फैमिली फोकस के साथ ही हो पाएगा। संजय जी, अभी इतने सालों से तो फैमिली फोकस ही चल रहा है, और जो एक आर्गुमेंट है कि आर्गुमेंट है और प्रैक्टिकल भी आप देखेंगे, फिर डिसीजन मेकर भी मेल हो जाता है, डोमिनेंस आ जाता है, और इनकम का जो ओनरशिप भी फिर मेल के पास चली जाती है। तो ये कुछ बहुत फैक्ट्स हैं इसको लेकर, बहुत सारा चीजें। इसीलिए वो वुमेन सेंट्रिक जो चीजें हैं, सारी चीजें तो लेके नहीं जा रहे हैं हम। इस पर्टिकुलर कुछ प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, तो वो आज हम्म। तक भी आप सोचिए कि वो चैलेंज रहेगा, फिर वुमेन का पार्टिसिपेशन खत्म हो जाएगा या कम हो रहेगा, और वुमेन का डिसीजन मेकिंग में रोल नहीं रहेगा, और उसका विजिबिलिटी और रिकॉग्निशन तो वैसे ही हम एज ए किसान करते नहीं है। तो उसमें नहीं, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन हमने भी जो काम किए हैं फैमिली फोकस के ऊपर, उसमें डिसीजन जो मेकिंग होता है ना वो दोनों का एक साथ ही होता है। ये हम लोगों ने जो एक्सपीरियंस किया है उसके ऊपर बात कर रहा हूं मैं, कि वहां पर जो भी डिसीजन होते हैं वो महिला ही होती है और दोनों मिलकर के इस काम को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, जब सीएसओ करेंगे तो वो ऐसा होगा, लेकिन जब गवर्नमेंट से इस चीज को हम लेके जाते हैं तो दे प्रिफर कि हाँ ठीक है आ जाओ। इसीलिए एसआरएलएम के साथ जब हम जा रहे हैं तो वो स्पेस क्रिएट होगा, वो स्पेस क्रिएट करने की जरूरत है, फार्मर के लैंग्वेज हाँ में, नहीं, फार्मिंग की लैंग्वेज में। हाँ नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें हमको अभी ये भी देखना पड़ेगा कि जो चिराग जैसा हुआ है वैसा नहीं हो जाए कहीं। इसी इसी में एक आप दोनों की बात को जोड़ते हुए एक वही जो ख्याल भी जो आ रहा था जब लिखा भी था और अभी भी ये आ रहा है कि एग्रीकल्चर और एसआरएलएम अगर मिल के करें, और क्योंकि हम्म। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का पुरुषों के साथ ज्यादा और एसआरएलएम का महिलाओं के साथ ज्यादा रहता है हाँ काम करने का अनुभव, तो ये साथ में लेते हुए अगर मान लीजिए ये जो क्लस्टर भी रहे, तो पता नहीं ये संभव हो सकता है क्या कि दोनों साथ में मिलते हुए करें, और उससे महिला किसान भी रहेंगे क्योंकि एसआरएलएम भी जुड़ा हुआ रहेगा। अगर सिर्फ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के भरोसे छोड़ते तो वो तो शायद नहीं ही लेते, उनका उतना अनुभव नहीं है। पर अगर साथ में लेते हुए करें और व्यक्तिगत स्तर पे भी और फिर एज अ फैमिली फिर साथ में भी अगर हो सके, तो पता नहीं इसकी क्या ये संभावना हो सकती है। अर्पण, आपने भी जी जी अनम्यूट किया था, आप भी कुछ। जी जी, मैं इसी पे बताना चाहता था कि लखपति इनिशिएटिव पे जब कन्वर्जेंस कमेटी बैठक हुई थी, मतलब कह सकते हैं प्री कन्वर्जेंस कमेटी की जब बैठक हुई थी, जिसमें सारे विभाग के लोग जुड़े थे, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाज द फर्स्ट डिपार्टमेंट जो उनके रिप्रेजेंटेटिव आए थे। उन्होंने कहा कि हम लखपति में हम क्या कर सकते हैं, आपके तो सब महिलाएं हैं और हम तो किसानों के साथ काम करते हैं। सो ये था उनका लाइन। तो ये इट्स एक्चुअली वेरी सैड कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी किसान की परिभाषा जो है वो अलग देख रहे हैं। स्टिल मैं उसमें नहीं जाऊंगा, बट हाँ, उसका सॉल्यूशन क्या निकला था जो यहाँ पे काम मतलब उस पे क्यों लेते हुए हम इसमें कर सकते हैं। तो लखपति प्रोग्राम में ये डिसाइड हुआ था कि महिलाओं का जो एसएचजी में जो कोड है, महिलाओं का जो मेंबर कोड है, उसका पूरा एक डेटाबेस बनाया जाए, और उसके अगेंस्ट में जो पुरुष हैं उनका नाम भी उसके अगेंस्ट में आए। अब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अगर किसी पुरुष के नाम पे जमीन है इसलिए उसको सब्सिडी दे रहे हैं, इंसेंटिव दे रहे हैं, या फिर कोई लिंकेजेस दे रहे हैं, इनपुट्स कुछ दे रहे हैं, तो वो उस पुरुष के नाम से अगर रिपोर्ट हो रहा है तो वही चीज उस परिवार को गया है बोल के उस डेटाबेस से एसआरएलएम को भी पता चले। तो सिमिलर थिंग कैन बी वर्कड आउट। और हाँ, हम्म। इसमें नेचुरल फार्मिंग में एक इंसेंटिव का प्रावधान भी है,
और जहाँ इंसेंटिव का प्रावधान है, हो सकता है वहाँ पे जमीन रिकॉर्ड वगैरह चेक करने की कोशिश की जाएगी, और वहाँ पे फिर मुश्किल हो जाएगी जहाँ पे महिलाओं के नाम से नहीं है, तो उनको इंसेंटिवाइज करने में। तो ऐसा एक डेटाबेस बिल्कुल बनाया जा सकता है, क्योंकि हम एसआरएलएम के साथ जा रहे हैं, तो एसआरएलएम और नेचुरल फार्मिंग की, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, किस परिवार को क्या सहयोग मिल रहा है, वो एक डेटाबेस में रहे, या ऑन फैमिली या हाउसहोल्ड लेवल पे। अर्पण नहीं, एक बिल्कुल सही है। हाँ हाँ, हम लोग ने एक कुछ जिलों में किया है महिला किसानों के साथ जिनके पास आईएफआर का लैंड है। वो जब डिपार्टमेंट में उस लैंड रिकॉर्ड को लेके जा रही हैं, पट्टे को लेके, तो उनको कहा गया हमारे पास इस तरह का कोई सर्कुलर नहीं है कि हमें आपको एज ए वुमेन इस बेसिस पे कोई क्रेडिट लिंक करना है। ये बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि एज ए एग्रीकल्चर फार्मर, वुमेन फार्मर, उन्हें अभी रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जा रहा, जबकि उनके नाम पे पट्टा भी है। तो ये बहुत इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी एसआरएलएम के साथ देखने की जो बोल रहे हो आप। जी जी बिल्कुल। मुझे मुझे अभी एक काफी पोटेंशियल एवेन्यू दिखता है। अभी करंटली जो काम चल रहा है एग्री स्टैक पे, तो अभी गांव गांव में एग्री स्टैक के लिए किसानों का पंजीयन का काम चल रहा है। एंड गोइंग हम्म। फॉरवर्ड जैसे लगता है कि काफी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की स्कीम्स जो है उसका बेसिस एग्री स्टैक रहने वाला है, या उसके तहत जो यूनिक कोड या कार्ड किसान के लिए इशू होगा। अब छत्तीसगढ़ में इसको फिलहाल इसी तरह से इंटरप्रेट किया जा रहा है कि जिनके नाम पे जमीन है, पट्टे हैं, उन्हीं लोगों का नाम एग्री स्टैप में दर्ज करके उनका कार्ड जनरेट होगा। एंड करेंटली जैसे शामिल में भी जितने लोग निकल के आ रहे हैं उनके सबके नाम पे यूनिक आईडीज जनरेट हो रहे हैं। हमें ये देखना पड़ेगा कि लार्जर लेवल पे स्टैक की क्या प्रोविजंस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पे क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन वो ऑल कैन बी एनरोल्ड इन एग्री स्टैक। आर दे ऑल्सो सेइंग कि जस्ट लैंड होल्डिंग के आधार पे एनरोलमेंट होना है, या देर इज सम अदर प्रोविजन। और वो अगर एसआरएलएम के साइड से वो अगर पूछ जाए कि एग्री स्टैक में महिलाओं को भी किस तरह से इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है, तो देन गोइंग फॉरवर्ड अगर एग्री स्टैक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की स्कीम इम्प्लीमेंट करने का एक प्राइमरी टूल जैसे आधार कार्ड है वैसा अगर बनने वाला है, और उसमें अगर महिलाओं को हम लोग इंश्योर करें, तो फिर मुझे लगता है कि एक एक पहले से ही आने वाला इसमें एक प्रोविजन हो सकता है ये इंश्योर करने के लिए कि महिला किसानों को भी एक रिकॉग्निशन हो और स्कीम्स उनके लिए भी इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाए सब। हम्म। आकाश, थोड़ा डिटेल बताओगे कि क्या है एग्री स्टेक? मतलब कुछ डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं या पंजीयन जो बोल रहे हो? हाँ। अभी बेसिकली ये नेशनल लेवल पे ही काइंड ऑफ एक कॉम्प्रिहेंसिव रजिस्ट्री ऑफ फार्मर्स कि जिसमें अच्छा। अलग अलग तरह के डेटाबेसेस एंड रिकॉर्ड्स इंटीग्रेटेड है। और ये अलग अलग स्टेट्स में इसका काम शुरू हुआ है, छत्तीसगढ़ में भी अभी ये काम शुरू हुआ है, और इनफैक्ट हर कलेक्टर को एग्रेसिवली इस काम की प्रगति को मॉनिटर करने के लिए बोला गया है। इसमें बेसिकली काम ये प्राइमरीली लैब्स के माध्यम से किया जा रहा है, हम्म। जिसमें ऑन द पोर्टल विथ नक्शा, आधार कार्ड और खसरा B1 के आधार पे हम्म। एंट्री, कुछ डाटा एंट्री होती है। एंड देन देर इज अ कार्ड जनरेटेड विथ सम यूनिक नंबर्स इशूड टू ईच फार्मर इन द लैंड रिकॉर्ड। तो अगर एक ही पट्टा में एक ही किसान है तो उस नाम से एक यूआईडी जनरेट होगा अंडर एग्री स्टैक। एंड हम्म। अगर दो तीन सह खातेदार है तो वो दो तीन सह खातेदार के नाम पे यूआईडी जनरेट होगा। एंड देन ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द फार्मर विल बी लोकेटेड इन अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। तो जो हम्म। उसका बेनिफिट लेने के लिए बार बार किसानों को अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ते हैं, विच विल बी स्ट्रीमलाइन विथ जस्ट अ सिंगल यूआईडी, की वो एक यूआईडी रहेगा। तो हम्म। एनी डिपार्टमेंट कैन टैप इनटू दैट डेटाबेस एंड फिगर आउट द अदर डेटा रिलेटेड टू द फार्मर्स। तो गोइंग फॉरवर्ड मेरी समझ ये है कि अ लॉट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम्स एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की इज गोइंग टू हैपन थ्रू दिस एग्री स्टैक एंड यूआईडी। तो अभी आकाश, फिलहाल, हाँ, गो अहेड, यस, यू गो अहेड एंड कम इन लेटर। हाँ मैं ये बोल रहा था कि अभी फिलहाल महिलाएं इस प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है।
ऑफ कोर्स इसके बारे में भी पूरी क्लैरिटी नहीं है कि इसको आने वाले समय में कैसे यूज किया जाने वाला है, वो भी एकदम पूरी क्लैरिटी नहीं है। बट ये काम हर जिले में अभी करंटली हो रहा है, इतना मुझे पता है। दंतेवाड़ा में भी ये काम चल रहा है। सो हमें ये समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली ये काम क्या हो रहा है, इसके क्या इम्प्लीकेशंस होने वाले हैं आने वाले समय में। और अगर इम्प्लीमेंटेशन जहाँ जैसा मेरा इंप्रेशन है वैसे इम्प्लीमेंटेशन गोइंग फॉरवर्ड थ्रू एग्रीस्टैक से जो यूआईडीज जनरेट होने वाले हैं वो यूज अगर होने वाला है, तो अगेन सेम कहानी रिपीट होने वाली है, क्योंकि कोई यूआईडी महिला के नाम पे तो है नहीं, जैसे नहीं अभी है, पट्टा। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। बिल्कुल 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 सही बात है। और आका ये अर्पण, हाँ, अर्पण प्लीज, ये वाला एकदम फोर्सफुली जाना पड़ेगा फिर। हाँ जी जी आकाश तो प्लीज पहले कंटिन्यू। अपने को समझना पड़ेगा कि क्या नॉर्म्स है, हु कैन बी एनरोल्ड इनटू एग्रीस्टैक, हाउ इट इज गोइंग टू बी यूजफुल, क्या कैसा इसका यूज होने वाला है। और फिर उसमें महिलाओं का भी एनरोलमेंट कैसे हो, अगर वो उसी तरह से यूज होने वाला है जैसा हमें लग रहा है। हाँ, और आकाश ये हमें मालूम है क्या कि इफ यू रिमेम्बर कि जब आशा में जब नचिकेत इसको कोऑर्डिनेट कर रहा था, तो एग्री स्टैक को लेते हुए काफी कंसर्न्स बन रहे थे कि जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन वाला डायरेक्शन जिसमें जा रहे थे, एंड एक ऑल्टरनेटिव किस तरीके से हो सकता है उसको लेके हुए भी थोड़ा सजेशन आए थे, पर विच इज एट विच पॉइंट नचिकेत की भी बैंडविड्थ फंस गई और फिर वो काम वहीं पर रह गया। तो आई डोंट नो कि यानी ये डायरेक्शन अभी भी वही है, उतनी जानकारी है हमारे पास, या कुछ चेंज वगैरह भी हुआ है गवर्नमेंट से तब जो था और अब जो है। नहीं, मतलब जो नचिकेत के जो कंसर्न्स थे ना, दे वेर एट द हायर लेवल, मीनिंग कि जो डेटा बेसेस है वो डेटा बेसेस का एक्सेस किसको मिलेगा, या राइट, विल इट बी राइट। रिलेटेड टू बिग कॉर्पोरेशंस एंड माइक्रोसॉफ्ट और गूगल, या इस तरह की बड़ी एंटिटीज को ही उसके एक्सेसेस मिलेंगे, या द डेटा विल आल्सो बी एक्सेसिबल फॉर वेरियस अदर एंटिटीज एंड व्हाट विल बी द यूज ऑफ दैट डेटा। तो वो आई थिंक स्टिल एट हायर लेवल दैट इज स्टिल देयर। ये जो है ये अभी बहुत फील्ड लेवल पे ऑन क्रिएटिंग द डेटा, एग्रीगेटिंग द डेटा और क्रिएटिंग स्टैक, ये वाला काम चल रहा है अभी फिलहाल। तो ये हायर लेवल का व्यू तो यहाँ से बैठ के तो नहीं मिल रहा है। लेकिन वेरी एग्रेसिवली, स्पेशली अभी पंचायत इलेक्शन तक तो काम बहुत धीमे चल रहा था। मतलब मैं जो लास्ट फिगर सुन रहा था तो पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट में 700-800 किसानों का ही हो गया था। बट एवरी नाउ एंड लाइक 2-3 टाइम्स इन अ वीक या हर रोज कलेक्टर को रिपोर्टिंग करनी पड़ रही थी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से। तो अभी पंचायत इलेक्शंस हो गए तो ये लोग मिशन मोड पे गांव गांव में कैंप्स लगा के इसका एनरोलमेंट का काम करने वाले हैं। तो नाउ इज द टाइम टू फिगर आउट व्हाट इज हैपनिंग। बाकी जो हायर लेवल के कंसिडरेशन है रोहित, वो मे बी वो थोड़ा अलग जगह पे अप्लाई होंगे। बट इन एनी केस इफ दिस इज हैपनिंग, and then if the women farmers are going to left out, and if it is going to be used as a primary, because I think the overall understanding is कि भाई मल्टीपल स्कीम्स का कैसे यूटिलाइजेशन हो रहा है, एक किसान को कैसे इंटीग्रेट हो रहा है, लॉट ऑफ रिपीटेशन डॉक्यूमेंटेशन होता है, वो सब स्ट्रीमलाइनिंग अगर इसके थ्रू होने वाली है तो फिर महिलाएं छूट जाएंगी इस प्रोसेस से, तो वो थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। इफ आई मे ऐड, ये एग्री स्टैक जो है वो डिजिटल एग्री मिशन के अंतर्गत ये एक प्रोग्राम है, और इसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि इंडिविजुअल फार्मर्स का एक नेशनल लेवल पे डेटाबेस बनाया जा रहा है, जिसमें जिसके पास रिकॉर्ड है, आरओआर है, उसी को ही कंसिडर किया जा रहा है और उसी का ही पंजीयन हो रहा है। तो वो चाहे पुरुष हो महिला हो, ऑफ कोर्स महिलाएं कम ही होंगी, लेकिन लेफ्ट आउट तो हो जाएंगे। तो जिसके पास रिकॉर्ड है वही रजिस्टर हो रहे हैं, उन्हीं का क्रॉप डेटा लिया जा रहा है, उन्हीं का क्या ओनरशिप है लाइफ स्टॉक का वो ट्रैक किया जा रहा है एग्रीस्टैक में। तो प्रॉब्लम स्टिल गुड टू अर्पण, अगर पॉसिबल रहे उस मीटिंग में भी जब ये होती है परसों या जब कभी भी, जस्ट कि एसआरएलएम के ध्यान में भी रहे और ऑफिशियल इसमें भी ये रहे कि ये एक क्वेश्चन इशू, एक एनी, तो आई सपोज ये एनआरएलएम के लिए ही एक लार्जर इशू क्वेश्चन ये एक रहेगा।
स्टेट लेवल भी नहीं, तो थोड़ा नेशनल लेवल सवाल है। एक्चुअली छह और वही, छह स्टेट में ऑलरेडी इसका पायलटिंग हो चुका है और अब ये स्केल अप मोड में जा रहा है। तो सेकंड लेवल में 19 राज्यों को सिलेक्ट किया गया था जहाँ पे करने के लिए। तो छत्तीसगढ़ वो स्केल अप में आ गया है। तो एनीवे, इसको एक बार टेकअप बिल्कुल एसआरएलएम के थ्रू करते हैं उसी मीटिंग में। ठीक ठीक, ये सारे पॉइंट्स भी एक बार फिर बाद में एक बार लिख के जो जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो भी एक बार कर लेंगे। अम, तो उसी लिस्ट में फिर आगे बढ़ता हूँ। अम, कि ये जो सीआरपी और कृषि सखी की जो बात की है, एक तो वो है ही वो लिस्ट जो सीआरपी कृषि सखी की जो कृषि सखी की जो ट्रेनिंग हुई थी। हालांकि ये बात भी बीच बीच में आती रहती है कि जो ट्रेनिंग हुई थी वो सिर्फ ऑनलाइन हुई थी और बहुत ही यानी वो लेवल का नहीं है जो कि एनएमएनएफ के लिए सोच रहे हैं, कि जो कि फील्ड एक्सपीरियंस वगैरह हो सकते हैं उनमें ऑलरेडी वो फील्ड एक्सपीरियंस्ड हो। तो वो ट्रेनिंग में पता नहीं सब किसानों को वो एलिजिबल भी पूरी तरह से हो, क्राइटेरिया मीट करें या ना करें। उन्होंने थोड़ा और क्राइटेरिया भी डाला था। तो एक तो वो सीआरपीज को लेने वाली बात, और साथ ही साथ सिविल सोसाइटीज के भी जो सीआरपी हैं जिनका नंबर वगैरह दिए ही थे, ये दोनों तरह के सीआरपी कृषि सखी और ये सिविल सोसाइटी की सीआरपीज वहीं पे जुड़ते हुए जहां पर, और उन जगह पे ब्लॉक इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी का भी जहाँ पे हमें मालूम है अच्छा काम है, वो भी सिविल सोसाइटी को मिले। और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास तो अपना सच उस लेवल का कार्डर नहीं है ना, जो कि क्लस्टर लेवल पे जो एंगेज करेंगे। प्रोबेबली वही कृषि मित्र जो है उन्हीं के साथ वो जाएंगे। राइट राइट राइट। तो ये कृषि मित्र ही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो एग्जिस्टिंग, पर उनका क्राइटेरिया जो चयन वाला है वो तो ये है कि वो प्राकृतिक खेती जिन्होंने जो ऑलरेडी कर रहे हो, तो या तो पता नहीं, या तो एसआरएलएम से ही लेते हुए या फिर सिविल सोसाइटी से लेते हुए, या फिर अगर ये दोनों के भी नहीं हुए तब पता नहीं, तब उनके कोई ऐसे जो प्राकृतिक खेती ट्रेंड, पर इन एनी केस यहाँ पर ये पिच कर सकते हैं कि ये ऑप्शंस भी हैं। कृषि सखी तो है ही, साथ ही साथ सिविल सोसाइटी के भी हैं सीआरपीज। जस्ट टू गेट एक स्टेटस चेक, आकाश, जो भूमि जो निर्माण में जो सीआरपीज हैं, या फिर कुंतल जी जो प्रदान के भी जो सीआरपीज हैं, क्या वो ऐसे हैं जो प्राकृतिक खेती कर रहे हों? हाँ रोहित, मतलब बसंत जी। ज्यादातर हमारे सीआरपीज या तो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं या अभी नए नए हैं, ज्वाइन हुए हैं, तो वो ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। केमिकल खेती करने वाले तो कोई नहीं है, या तो प्राकृतिक या ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक ऐसे हैं। और बसंत जी, कुंतल जी। हमारा तो मैक्सिमम जो अर्णव कैन ऑल्सो ऐड, हमारा मैक्सिमम जो सीआरपीज जो है वो तो वो मास्टर ट्रेनर में इम्पैनल्ड भी हो चुके हैं थ्रू एसआरएलएम। और मोटा मोटी जो लोग इम्पैनल्ड हुए हैं उनका नंबर में एक बार चेक कर रहे थे, 6,000 में से लगभग 1,000 का ही होगा जो नेचुरल फार्मिंग में ही है, प्राकृतिक खेती में ही है। जो कर, थोड़ा कर, जो कर नंबर हो सकता है कम होगा टीम का। हाँ उस जो एम्पैनल्ड हुए उसमें मोटा मोटा सभी कर रहे हैं ना प्राकृतिक खेती, कुंतल जी? हाँ 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 हाँ। ठीक ठीक। और बसंत जी, ऐसा ही आपके साथ भी है क्या? हाँ नहीं, अर्णव कुछ ऐड करोगे मेरे बस? नहीं, मैं ये बोल रहा था कि हम लोग प्रगति खेती वाले गुरुकुंडल में 2 सीआरपी अभी भी है, और यहाँ पे चारामा में 2 सीआरपी है। इनका ट्रेनिंग कुंतल भी दिया था एक बार हम लोग, याद होगा कुंतल को, हम लोग एक कैंपस ट्रेनिंग रखे थे और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के लोग को भी बुला के ट्रेन किए थे। उसमें 3 चरण का ट्रेनिंग दिए थे कुंतल, याद होगा तो आपको।
तो उन्हीं वही सीआरपी अभी भी काम कर रहे हैं, तो है उन लोग तो, 4 लोग तो है मेरे पास अभी। जो प्राकृतिक खेती कर भी रहे हैं, जिनका अपना हाँ हाँ, बिल्कुल जो भी है। बिल्कुल। बढ़िया बढ़िया। तो हाँ, तो एटलीस्ट एक सैंपल तो एक हमारे पास है ही इस कॉल के बेसिस पे, भले ही शायद सभी संस्थाओं के पास नहीं भी होंगे, एनसीएनएफ के सभी पार्टनर्स के पास प्रैक्टिसिंग नेचुरल फार्मर्स सीआरपी केस में। पर हाँ, तो ये एक और पॉइंट तो है ही अर्पण जी सजेस्ट करने के लिए कि सिविल सोसाइटी के भी ब्लॉक इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी के साथ साथ सीआरपी के तौर पे भी जुड़ सकते हैं, जहां पर सिविल सोसाइटी का अच्छा अनुभव है वहां पर। आवाज कट रही थी हाँ, किसी की। हाँ, रोहित जी, मैं कह रहा था हमारे भी कुछ जो हैं सीआरपी की जिनके नाम अपन ने दिए हैं उसमें लिस्ट में, वो अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग पिछले एक 3 4 5 10 सालों से कर ही रहे हैं, कोई 3 से कोई। बढ़िया। है ना, तो उन्हीं का दिए तो अपन उनके साथ काम कर, क्योंकि उनको ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो ज्यादा अच्छे से लोगों को ट्रेन कर सकते हैं, इस बारे में बता सकते हैं। है ना, तो ये एक बिल्कुल अच्छा वो रहेगा। है ना। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बिल्कुल। हम्म। और इसी के साथ ये जो फार्मर मास्टर ट्रेनर वाली भी जो बात है, उसमें भी उसके लिए तो खैर अभी लिस्ट अभी तुरंत चाहिए नहीं, पर ये भी एक और है ही जो सिविल सोसाइटी भी पिच कर सकती है। और जो सिविल सोसाइटी से नहीं भी जुड़े हैं, कुछ इंडिपेंडेंट ऐसे किसान हैं जो हमें मालूम है, जो काफी अच्छे से कर रहे हैं, तो हाँ, ये दोनों तरह के नाम तो उसमें सजेस्ट हो ही सकते हैं। और साथ ही साथ ये जो फार्म वर्कर वाली बात है, तो फार्म वर्कर का ये रोल था कि जो एलएनएफआई रहेंगे और केवीके उन पर मॉडल फार्म डेवलप करने में मदद करें, तो उनके लिए भी इन तीनों रोल्स के लिए थोड़ा थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट भी था। फार्म वर्कर, एलएनएफ, ये फार्मर मास्टर ट्रेनर, और सीआरपी या कृषि सखी के लिए। तो ये था, इससे आगे बढ़ते हैं। ये एक और थॉट था, अगेन थॉट ही था, तो मैं एक बार सजेस्ट ही कर रहा हूँ कि मान लीजिए जिन गांव को जिन एरियाज में वो क्लस्टर हैं जहां पर एनएमएनएफ के लिए पिच हो रहा है, अ, क्या हम ये भी अगर हम बात रख सके कि वहां पर ड्रोन के माध्यम से केमिकल पेस्टिसाइड नैनो फर्टिलाइजर ना जाए। शायद पूरा एग्रोकेमिकल प्रमोशन तो रोकना अभी तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, पर एटलीस्ट नए तरीके का एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट प्रमोशन, नमो ड्रोन दीदी या ड्रोन को लेते हुए आगे जो स्कीम दिया है, उसके माध्यम से ये ना हो। अ, अगर ये इसको लेते हुए आप लोग की क्या राय है? ड्रोन दीदी प्रोग्राम को फेदर इन द कैप मानते हैं एसआरएलएम, और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी इसको एक अपनी क्या बोलते हैं कि अचीवमेंट मानते हैं। तो बिल्कुल इसको इंक्लूड कर सकते हैं, इसमें कंडीशनल रख सकते हैं कि अगर आप यूज कर भी रहे हैं तो वहाँ पे केमिकल का छिड़काव करने के लिए इस्तेमाल ना करें। बट मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है कि इसको एक क्या बोलते हैं, एक गाइडलाइन में या फिर मैंडेटेड कर देना कि इन क्लस्टर्स में ड्रोन यूज नहीं होगा, तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हाँ, बिल्कुल इसको लेकिन चर्चा में ला सकते हैं। उनका जो बिजनेस प्लान जो बना है, जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी बना है ड्रोन दीदी का, उसमें प्योरली यही दिखाते हैं कि क्या क्या केमिकल कितने साइकिल में कितने हेक्टर में छिड़काव होगा तभी वो प्रॉफिटेबल होगा। तो उसी बिजनेस प्लान का तर्ज देते हुए, क्योंकि वहाँ पे केमिकल का यूज होना ही नहीं है, तो वहाँ पे लॉस की संभावना है और फिजिबिलिटी नहीं है, इसलिए उन इलाकों को छोड़ दिया जाए। इस तरह से कुछ पिच किया जा सकता है। राइट राइट, बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत और अच्छा रहेगा। दूसरा, हाँ, दूसरा दूसरा एक चीज ये भी हो सकती है ना कि जो यदि उनको स्प्रे करना हो ड्रोन से,
तो हम क्यों नहीं बायो इंसेक्टिसाइड या बायो पेस्टिसाइड्स का यूज करें उसके लिए। ये भी एक अपन उसमें डाल सकते हैं, मे भी, यदि पॉसिबल हो तो। अब क्योंकि बायो का एक्चुअली यूज करेंगे तो अपने एग्रीकल्चर इसमें अपना जो नेचुरल फार्मिंग के लिए है, वो थोड़ा ठीक रहेगा। क्योंकि एब्सोल्युटली यदि अपन इनको बोल देंगे कि भाई ड्रोन का यूज होना ही नहीं चाहिए, तो इनकी जो स्कीम है ये अपनी लखपति दीदी वाली और ड्रोन दीदी और ये सब चीजें, तो उसमें उनको थोड़ा सा वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। हो सकती है मतलब कि स्ट्रगल्स आ जाए उसमें अपने को। एकदम एकदम सही कह रहे हैं। तो थोड़ा रोहित जी, आप ना एक बार पता करिएगा कि ये जो हम ऑर्गेनिक या जैविक जो पदार्थ है, जो बायो ऑर्गेनिक फॉर्मुलेशंस जो है, क्या उसका भी ड्रोन के माध्यम से छिड़काव कहीं किया जा रहा है, या संभावनाएं बन रही है क्या, या हो जी जी, रही है? अनुभव तो है, दो तीन जगह पे ऐसे अनुभव हैं ऑलरेडी, ऐसे ओके। प्रयोग हुए हैं जो जानकारी में है। जी 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 जी। ठीक है, अगर हो रहा है, मुझे चूंकि नहीं पता है इसलिए मैं पूछा, तो अगर हो रहा है तो बिल्कुल संजय जी जैसे बोल रहे हैं, तो उस हिसाब से उसको बिल्कुल रखा जा सकता है कि आप यूज करना चाहते हैं तो करें, लेकिन बायो फॉर्मुलेशंस के छिड़काव के लिए। बिल्कुल। ठीक ठीक। किसी और के कुछ विचार ना हो इस पॉइंट पे तो फिर आगे बढ़ते हैं। अम, हाँ, एलएनएफआई की तो बात हो गई, मैं उसी बुलेट पॉइंट लिस्ट में आगे बढ़ रहा हूँ। फंड्स के लिए कैसा अरेंजमेंट रहेगा एसआरएलएम और कृषि विभाग में? ये वैसे तो 60-40 का ओवरऑल सेंटर और स्टेट का रेशियो रहना है, और ये भी है कि ये जो मालूम पड़ा था कि एनआरएलएम नेशनल लेवल पर भी एक अलग से एक फंड लेते हुए नेचुरल फार्मिंग की स्कीम करने का प्लान हो रहा था। तो पता नहीं एनएमएनएफ के काम में कैसा फंड डिवीजन होना चाहिए कृषि और एसआरएलएम में, और ये शायद पहले के अनुभवों से थोड़ा चल कर आ सकता है। अ, तो कुंतल जी, मंजीत जी, अर्पण, आप अगर कुछ। एसआरएलएम को ऑनली एसआरएलएम सीओएनएफ बॉडी जो होगा, एनसीओएनएफ सभी के लिए तो फंडिंग प्रोविजन एनएमओएनएफ गाइडलाइन में है। आई थिंक वो एसआरएलएम को मैक्सिमम माने कृषि सखी को ग्रूमिंग करना इसका ऊपर में ही है। जो उनका तो एक दोनों डिपार्टमेंट में एक एमओयू भी है। तो आई थिंक वो तो उनका जो बजटरी प्रोविजन है वो होगा, लेकिन उसमें प्रोबेबली सिविल सोसाइटीज को फंड करने का कोई प्रोविजन नहीं है। गाइडलाइन में इट इज वेरी क्लियर, जो बीआईए जो होगा वही सिविल सोसाइटीज को डायरेक्टली नॉमिनेट करना, एम्पैनल करने का एक प्रोविजंस है। माने सिविल सोसाइटी कैन बी वन ऑफ द बीआईए, माने सिविल सोसाइटी अप्लाई कर सकते हैं उसमें। बाकी ऐसा या उसमें जितना गाइडलाइन को समझाओ। तो अगर जैसे मान लीजिए, अगर ऐसे ये जब महिला किसान रहेंगी, और मान लीजिए कि महिला किसान वाला काम तो एसआरएलएम के माध्यम से ही आगे होना है, तो अगर महिला किसानों का चयन होगा तो उन तक फंड्स पहुंचने के लिए पता नहीं ये वाला ऑलरेडी वेल लेड आउट है क्या, कि ये पहले कुछ पैसा कृषि विभाग से एसआरएलएम के पास जाएगा और एसआरएलएम महिला किसानों को देगा, या फिर कृषि विभाग ही महिला किसानों को देंगे? ये फंडिंग अरेंजमेंट कैसा रहा है पास्ट में, अगर ऐसे अनुभव कुछ? कुंतल जी बताएंगे क्या, एमकेएसपी में अगर कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ होगा ना, ऐसा? एमकेएसपी डायरेक्ट सीजीएसआरएलएम पीआईए था, और एसआरएलएम जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कॉन्वर्जेंस में
और कृषि सखी को ट्रेनिंग देने में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का हेल्प लिया जाता था। ठीक है, मैंने एज ए रिसोर्स एजेंसी हिसाब से, बट पीआईए सीजीएसआरएलएम था। बाकी जगह में भी वही है। और इसमें मेरे को लग रहा है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट फंड ट्रांसफर, मैंने गाइडलाइन जिस टाइप का है एसआरएलएम के साथ कृषि सखी का ट्रेनिंग करना, कृषि सखी को इन्वॉल्व करने का जो बात है, उसमें लग रहा है जो दोनों प्रोविजन ही होगा। अभी स्टेट क्या अरेंजमेंट करेगा, स्टेट का ऊपर में है। जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ही ट्रेनिंग करेगा कृषि सखी का, बीआईए को इन्वॉल्व करके, मास्टर ट्रेनर जो एम्पैनल्ड हुए हैं उनको ट्रेनिंग करके, क्योंकि उनका जो बजट प्रोविजन है वो है 2000 रुपीज पर डे पर पार्टिसिपेंट्स का हिसाब से, सॉरी 200 रुपीज शायद है पर डे पर पार्टिसिपेंट्स का हिसाब से गाइडलाइन में। और सेकंड अरेंजमेंट भी हो सकता है जो एसआरएलएम को फंड ट्रांसफर करे, बट सेकंड अरेंजमेंट मेरे को मियर पॉसिबिलिटी लग रहा है। पीआईए शायद एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ही रहेगा और एसआरएलएम को सपोर्ट लेगा उनका कृषि सखी का लिस्ट वगैरह लेके उनका माध्यम से ट्रेनिंग का करवाने में। एंड उसमें दे विल इन्वॉल्व द मास्टर ट्रेनर्स एंड कृषि सखीज, जो 6000 कृषि सखी रेडी हुए हैं और 328 मास्टर ट्रेनर जो रेडी हुए हैं उनका तरफ से, क्योंकि वो मैनेज और एसआरएलएम का थ्रू में हुआ था वो काम। मेरे को ये राइट। पॉसिबिलिटी लग रहा है। मुझे भी रोहित जी ना कुछ ऐसा ही लग रहा है। ऑलरेडी जो 6000 कृषि सखी को ट्रेन किए हैं उनका बैक एंड जो डेटाबेस है उसको ट्रेनिंग के वक्त में एंट्री कर दिया गया है, अकाउंट नंबर के साथ, आधार के साथ, पूरा डिटेल उनका उसमें रिकॉर्ड कर लिया गया है। और वो जो डेटाबेस बना है जो मैनेज के पोर्टल में है, तो मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि वो डायरेक्ट ही एसेस करेंगे कृषि सखी को ऑन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लेके। लेकिन हाँ, हो सकता है सर्टिफाई करने वाला काम कौन कृषि सखी है, कौन छोड़ दिया है, क्या काम कर रहे हैं, उसके लिए वो मदद ले सकते हैं एसआरएलएम का। बाकी आपका जो एक दूसरा पार्ट था कि जो सीएसओज के सीआरपी हैं, अगर वो इसमें ट्रेनिंग लिए हैं, एनरोल हुए हैं, उनका अकाउंट नंबर वगैरह डिटेल्स अगर है, तो वो भी इसके माध्यम से एसेस कर सकते हैं इफ एट ऑल वो रजिस्टर हुए हैं। हाँ, एक तो कि अगर रजिस्टर पहले से हुए हैं तो वो एक, और दूसरा कि जहां पर अगर हम जो अलग से भी पिच कर रहे हैं ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और जो कंसोलिडेटेड इसमें स्टेट लेवल पर भी, क्योंकि कुछ तो हमें जैसे मालूम है कि कुछ सीआरपी जो है जो ट्रेनिंग, कुछ कृषि से की जो ट्रेनिंग लिए हैं, ये वाली खबर भी आ रही थी कि क्योंकि वो ट्रेनिंग एक तरह से ऑनलाइन ही थी, तो कई शायद ऐसे भी कृषि सखी रहे होंगे जिनका अभी तक उतना अनुभव नहीं भी रहा होगा, वैसे वाले लोग भी रहेंगे। और कई सीआरपी ऐसे भी हैं जो सिविल सोसाइटी में, जो शायद जिनका अगर ट्रेनिंग नहीं भी हुआ होगा इस ट्रेनिंग में, पर वो जमीन पे काम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर पता नहीं निर्माण से जुड़े हुए कुछ सीआरपीज शायद नहीं होंगे, उदाहरण के तौर पे, पर उनका जमीन पे काम है, तो ऐसे इनको भी हम जहाँ पे हमें मालूम है, हम ये वाला भी पॉइंट अगर रख सके कि सिर्फ लिस्ट के आधार पे ही नहीं, जो ओवरऑल क्राइटेरिया, तो क्योंकि थोड़ा और ब्रॉड है, जो जमीन पे काम भी कर रहे हैं और सीआरपी की भी जगह है, तो वो भी रख सके। किसी और के कुछ विचार इस पॉइंट पे? नहीं तो आगे बढ़े। अम, एक और था कि जो नेक्स्ट पॉइंट जो लिखा था वो था कि एनएमएनएफ के लिए कुछ कमिटीज की तो जो बात किए हैं गाइडलाइन में ही, तो वैसे ही कमिटी ये स्टेट डिस्ट्रिक्ट दोनों लेवल पर रहे, जिसमें कृषि विभाग भी रहे, एसआरएलएम भी रहे, और शायद वही नोडल तो कृषि विभाग ही रहेगा, पर दोनों डिपार्टमेंट्स रहे। और शायद किसी और डिपार्टमेंट का पता नहीं इस समय जोड़ पाना पॉसिबल रहेगा कि नहीं। मंजीत जी, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि अपनी बात भी हुई थी कि और डिपार्टमेंट भी रहे, पर ये मीटिंग तो हाँ शायद लग रहा है कि सिर्फ कृषि और हाँ एसआरएलएम। मुश्किल रहेगा, लेकिन फिर भी मेरे को लगता है कि
ट्राइबल फॉरेस्ट एक ऐसा है, बहुत अजीब लगता है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि राइट। नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं तो ट्राइबल का अपना एक लिंक है, या एमएफपी जैसी जगहों का, जहाँ पे मिलेट को लेकर समर्थन मूल्य की बात हो रही है। तो कुछ सोचने की जरूरत है, भले फॉरेस्ट को छोड़ सकते हैं, बट ये दो डिपार्टमेंट को अगर सिर्फ इनवाइट कर दें तो अच्छा हो, पार्टिसिपेट करें ना करें उनके ऊपर। और गाइडलाइन में ग्राम पंचायत की भी बात की है, ग्राम पंचायत को भी एक एज ए यूनिट तो लेते हुए चलने की पंचायत बात हुई। डिपार्टमेंट तो पीआरडी के अंदर आ ही रहा है। हाँ जी हाँ। जी जी जी। तो ठीक। अ, फिर आगे बढ़ते हैं, अगर और किसी के कुछ इस पॉइंट पे सुझाव नहीं है तो। जो पीएमयू के लिए जो सिविल सोसाइटी वाला भी प्रपोजल था, वो भी कुछ थोड़े और हल्के से और रिव्यूज हो रहे हैं, उसके बाद में एक बार आप लोगों से साझा कर लेता हूँ, एक बार हमारे एंड से थोड़ा और अच्छा पक्का हो जाए तो। पर हाँ, वो वाला एक पॉइंट तो है ही पीएमयू वाला। और ये नेशनल टीम से भी जब चर्चा हो रही थी तो ये बोल रहे थे कि पीएमयू वाला तो ठीक है, अभी है, अभी पहले बाकी चीजें को प्रायोरिटाइज करें। तो उन्होंने बोला कि पीएमयू वाली बात भी आएगी कुछ समय में। रोहित, जी पीएमयू जी कुंतल जी। पीएमएमयू पॉइंट में गाइडलाइन में जो लिखा हुआ है, जो डिपार्टमेंट अपना कंसल्टेंट रखेगा पीएमएमयू में, ठीक है। बिल्कुल और बिल्कुल। हम लोग शायद तुम बात भी किए थे काफी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, सेंट्रल का एक्सपीरियंस लेते हुए, जो एनसीएनएफ वो पीएमएमयू में एक दो लोग प्लेस करेगा एनसीएनएफ का तरफ से, ठीक है। तो उसमें शायद हम लोग इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, कल भी अर्पण के साथ बात हो रहा था, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन पीएमएमयू में, क्योंकि उनका कंसल्टेंट होगा, बाय इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन ऑटोनोमस पी मैंने इंक्लाइंड पीएमएमयू में जाने में अर्पण भी बोल रहा था, जो ऐसे कोई इच्छा नहीं है, हमारा भी नहीं है। अर्पण कैन टेल, मंजी दीदी भी है, बसंत जी भी है, बट मेरा जो इसमें स्टांस है, जो एनसीएनएफ, इफ एज ए फोरम एनसीएनएफ विल प्रपोज टू द डिपार्टमेंट, और मान लो उसमें जैसे सुधीर इज वर्किंग फ्रॉम एनसीएनएफ, और भी उसमें एक दो रिसोर्स भविष्य में लगे, तो एज ए कोalition वी कैन थिंक टू मोबिलाइज रिसोर्स थ्रू 1 2 3 ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो ये एक अच्छा पॉसिबिलिटीज आज का दिन में शायद है, rather देन टू एक कोalition का तरफ से प्रपोज करें, बट उनके लिए जो रिसोर्स एब्सोल्युटली। है वो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन वाइज मोबिलाइज कर सकते हैं, इफ्स एंड व्हेन्स रिक्वायर्ड। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल तो कुंतल जी, जैसा आप ये सबको मेरा विचार है लगा अभी। ठीक। अर्पण है, मंजी दीदी है, बसंत जी है, संजय भाई, आप लोग भी तरह बोलिए इसमें। जी बिल्कुल। कुंतल जी, मैं एकदम सहमत हूँ। किसी एक इंडिविजुअल एजेंसी को वहाँ पे पीएमयू में प्लेस होके काम करने से बेहतर है कि वो एनसीएनएफ के तरफ से ही, कोलिशन के तरफ से ही एक रिप्रेजेंटेटिव रहे। पहली बात तो ये, और दूसरा है कि कोलिशन के तरफ से रहे तो मतलब कोई बिग फोर से मान लीजिए बैठ गया तो उनको कोई मतलब नहीं होगा कि कोलिशन के ऑब्जेक्टिव्स या कोलिशन के अरे भाई, जो काम कॉल करने की रिकॉर्ड हो रहा है, तरीका तुम सही है। कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्यों ले रहे हो यार? नहीं नहीं, मैं बिग फोर बोला। बिग फोर भी तो बिग हम फोर है, हम ही लोग नाम लेने का नैरेटिव क्या ऐसे जरूरत? डाल रहे हैं, ये गलत बात है, हमारा नैरेटिव ये नहीं होता। हाँ, हाँ क्यों लेकिन बोलेंगे नाम? हाँ सही बात। अर्पण, ये बात पहले भी हुई है, और सुधीर अगर वो फ्रेमवर्क जो बनाया था वो अगर प्रेजेंट कर पाए, तो वो एक बात हुई थी, एनालिसिस हम लोगों कर रहे थे, तो एनसीएनएफ का ही होना चाहिए इसमें, तो कहीं कोई डाउट ही नहीं। जो सवाल एक उठा था, एनसीएनएफ एज ए पीएमयू बैठे या बाहर से करे, उस पे एक एनालिसिस किया था। अगर सुधीर टाइम है तो दिखा सकते हैं उधर। जी जी, 2 मिनट दीजिए, मैं निकालता हूँ। जब तक कि सुधीर तुम ये डॉक्यूमेंट खोल रहे हो, तब तक इसके आगे वाले पॉइंट पे बढ़ जाते हैं, अगर और किसी को कुछ जोड़ना नहीं है। बसंत जी, संजय जी, आकाश, पीएमयू वाले बात पर। नहीं, आई थिंक ये आइडिया सही है, एनसीएफ के माध्यम से होने से ठीक है। एंड मतलब हम लोग भी हमारे साइड से भी फिगर आउट कर सकते हैं कि क्या कंट्रीब्यूट करें। एंड अ गुड टीम, ऑफ कोर्स, अंदर बाहर एक्सटर्नल, वो थोड़ा सा सोचने जैसी बात है, बट हाँ मतलब वो वैसा करना
बेहतर रहेगा। ठीक ठीक। तो ये जब आ जाए स्क्रीन पे तो बताना, तब तक के आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ। CONF के लिए जो ट्रेनिंग हो, अ, वो दोनों डिपार्टमेंट्स की मे बी आइडियली अगर साथ में ही हो, और उसमें सिविल सोसाइटी के भी जो, अगर LNFI नहीं तो यहाँ पे जिनका एरिया लिया गया है, या DIA वगैरह जो मिले, वो भी अगर जुड़ सके आइडियल केस में साथ में। संभव को आपको मालूम होगा कि छत्तीसगढ़ का CONF उनको दिया गया है। कुछ और राज्यों में वैसे ये भी बात आ रही थी कि जहाँ पे ऑलरेडी किसी और राज्य का CONF है, वहां से पे वो बोल रहे थे कि अभी भी अपॉर्चुनिटी रहेगी ही। अगर स्टेट लेवल पे ऐसी कोई इंस्टीट्यूशन अगर आप लोग को दिखे जहाँ पे उन्होंने लिखा था जो 200 300, यानी 300 लिखा था पर थोड़ा कम भी हो, उतने लोगों की ट्रेनिंग अगर हो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग ऑलरेडी आ रहे हो नेचुरल फार्मिंग की ट्रेनिंग करने, अगर ऐसा कोई ध्यान में आ रहा है तो ठीक, नहीं तो फिर हम, संभव तो है ही, वो भी एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ही है। और संभव मेरे साबरमती जी वो भी NCNF की स्टीयरिंग कमेटी में है। कोई ऐसी संस्था, कोई ऐसी जगह ध्यान में आ रही है आप लोग को जहाँ पे अगर जो CONF के लिए एलिजिबल हो सकती है, जहाँ पे ऑलरेडी नेचुरल फार्मिंग का काम हो रहा है, बड़े स्तर पे ट्रेनिंग भी हो सकती है, गवर्नमेंट के लोग भी आते हैं, या फिर नहीं तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ सकते हैं। ठीक, नो रिस्पॉन्स इक्वल टू नेक्स्ट पॉइंट। एक ये था कि ये दोनों विभाग से कोई एक नोडल पर्सन रहे, पता नहीं ऑलरेडी, यानी कपिल जी तो एक तरह से हैं ही एग्रीकल्चर में, SRLM से पता नहीं अर्पण कुंतल जी कोई ऑलरेडी है क्या, जो नेचुरल फार्मिंग फोकस्ड, एक तरह से नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये सब लाइवलीहुड executive सैली लाइवलीहुड सैली देख रहे हैं। अर्णव थोड़ा बता पाएगा, अर्णव भी और कौन है LH के बने नेचुरल फार्मिंग का नोडल? लाइवलीहुड सैली तो देखता है बोल के मेरे को पता है। नहीं, ऐसे पर्टिकुलर किसी को डेजिग्नेट नहीं किए हैं, बट अच्छा। हाँ, जो एग्रीकल्चर के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए जो नाम सजेस्ट हुआ था लखपति के कन्वर्जेंस में, उसमें लाइवलीहुड सेल से एलिस मैडम का नाम गया था। ओके। जी। कोई ऐसा पर्सन है SRLM में जिनका ओरिएंटेशन, जो लाइवलीहुड सेल या स्टेट लेवल पे कहीं और, जिनका ओरिएंटेशन भी ऑलरेडी हो थोड़ा ऑर्गेनिक नेचुरल फार्मिंग पे? बता पाएंगे कुंतल जी? नहीं, मेरे मतलब मैं जहां तक जानता हूँ वैसे तो ओरिएंटेशन मैं नहीं देखा हूँ 2-3 साल में अलग से किसी SPM या इनका कुछ स्टेट लेवल पे हुआ हो। बाकी पहले अगर हुआ होगा तो बता पाएंगे कुंतल या अर्नब बता पाएंगे, या मंजित मैडम भी बता सकते हैं। डिपार्टमेंटल ओरिएंटेशन डिफरेंट स्कीम्स के लिए कन्वर्जेंस मीटिंग लास्ट 4-5 महीना पहले हुआ था। हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर सभी से लोग आए थे, अपने अपने पोटेंशियल स्कीम्स का प्रेजेंटेशन भी दिए थे। और SRLM के LH सेक्शन ही किया था इसको, जैसे पांडे सर हॉर्टिकल्चर से किए थे, कपिल सर भी थे। तो ये 5-6 महीना पहले हुआ था, ऑल डिपार्टमेंटल कॉन्फ्रेंस मीटिंग टाइम। तो इसमें SRLM में भी कोई था क्या कुंतल जी, जिसका लगा हो कि ओरिएंटेशन एलिस ऑर्गेनिक मैडम भी नेचुरल थे। फार्मिंग? ना ना ना, उस हिसाब से नहीं हुआ है, लेकिन नेचुरल फार्मिंग का ओरिएंटेशन और नेचुरल फार्मिंग स्कीम एंड ये जो ट्रेनिंग जब शुरू हुआ था, तो SRLM से काफी ओरिएंटेशन हुआ था। उसमें डिपार्टमेंट का ये डिपार्टमेंट और मैनेज से ही हुआ था। और सेकेंड, अभी जो NMMU का तरफ से चल रहा है, प्रधान NMMU मिल के जो 7 स्टेट में चल रहा है, उसमें भी वही एम्पैनल किसी से किसका फिर ऑनलाइन ट्रेनिंग चल रहा है, जो NMMU का तरफ से चल रहा है, जो आपका वो हमारा प्राकित पोर्टल का तरफ से वो एक ओरिएंटेशन चल रहा है। बट वो तो 5 स्टेट के लिए चल रहा है, आपका ये रोल आउट। तो उसके बाद छत्तीसगढ़ में ये कोई ऑल कोई 27 स्टेट्स के लिए होगा। तो छत्तीसगह में ऐसा NCNF कोई भी तो उसमें इंडिविजुअल है। नहीं दिख रहा ना?
हाँ, वही ट्रेनिंग का टाइम में जो हुआ था वही हुआ था, सभी ब्लॉक लेवल में भी हुआ था, डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी हुआ था, स्टेट लेवल में भी हुआ था। राइट 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 मैनेज उसमें इन्वॉल्व था, मैनेज का इन्वॉल्वमेंट में हुआ था। राइट राइट। तो मे बी पता नहीं, ये जो जब जब मीटिंग हो तो शायद डिपार्टमेंट को ही पूछ सकते हैं कि उन्हीं को अगर पता नहीं कोई लगे कि किसी का ओरिएंटेशन समझ इंटरेस्ट भी अगर हो तो खुद से ही नॉमिनेट करें। नहीं, ये और सही सही है रोहित। एक्चुअली नोडल तो बिल्कुल एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल कोई एसआरएलएम से और एग्रीकल्चर से दोनों आपस में लगातार संपर्क में रहें इस प्रोग्राम के हित में है, और वो तो होनी चाहिए। और उन दोनों का मतलब ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर में से जो नोडल रहेंगे उनको तो समझ रहेगी ही, बाकी जो एसआरएलएम की तरफ से रहेंगे उनको प्रोग्राम के बारे में समझ होनी ज़्यादा ज़रूरी है, रेदर देन वो टेक्निकलिटीज ऑफ नेचुरल फार्मिंग। तो उस हिसाब से हाँ, इसको हम बिल्कुल ले सकते हैं, ये जो बैठक होने वाली है। नोडल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से तो ऑफ कोर्स फिक्स है, और एसआरएलएम से किसी एक को जिसके साथ ऑन डे टू डे बेसिस अगर बात करनी हो, चर्चा करनी हो, तो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है उसमें आइडेंटिफाई करके मिनट्स में वो ले आएंगे उस मीटिंग में। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, और जो लास्ट पॉइंट जो मुझे ध्यान में आ रहा था मीटिंग के पहले जो मैंने लिखा था वो था कि इसके बाद, ये तो अभी शायद परसों ही हो जाए ये मीटिंग, तो उसके बाद एक और लार्जर एक थोड़ा वर्कशॉप रहे जिसमें जिसका एक ड्राफ्ट सुधीर ने भेजा भी है, जो मार्च एंड की जो एक बात हो रही थी, डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिशियल्स भी जिसमें रहे, तो ऐसा एक वर्कशॉप हो जाए। और ये भी बात जब हो रही थी सुधीर के साथ कि उसी के साथ हम अपना सिविल सोसाइटी स्टेट चैप्टर, उसमें सिविल सोसाइटी का प्रेजेंस भी रहे, और उसी के एक दो दिन आगे या पीछे हमें भी अपना अगर सिविल सोसाइटी का एक जनरल बॉडी फिजिकल मीटिंग भी अगर करना रहे तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है उसको करने की, मार्च एंड में। मे बी एक दिन का, या जब जितना भी टाइम लगे वो डिपार्टमेंट के साथ, और बाकी हम अपना सिविल सोसाइटी का रख लें। तो हाँ, ये मार्च एंड के लिए भी हम प्रपोज कर सकते हैं एज अ नेक्स्ट स्टेप। मार्च लास्ट, वांट इट लाइक फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग है तो कुछ दिक्कत नहीं आएगी। ये तो हाँ, ये तो एक्चुअली डिपार्टमेंट के हिसाब से ही शायद जैसा वो प्लेस है उस समय। एंड सुधीर डू ऐड कि वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से थोड़ा बोल रहे थे ना, या कपिल जी बोल रहे थे, लेकिन राजकुमार जी बोल रहे थे लास्ट शायद पहले भी हो सकता है, ऐसे कुछ जी है ना। हाँ, तो लास्ट जो बात हुई है वो एपीसी मैडम की मीटिंग में हुई, जहाँ पे उन्होंने सजेस्ट किया कि आफ्टर 22nd वुड बी अ गुड टाइम। बट उन्होंने क्लियरली ये ईयर एंड वाली चीज़ कंसिडर हो सकता है उस समय ना कर पाई हो, तो ये चीज़ एक बार डिस्कस करें, उनके सामने रखें, तो शायद वो भी आई थिंक वुड बी ऑफ द सेम ओपिनियन कि एक बार क्लोजिंग हो जाए उसके बाद करें। सो आई एम नॉट रियली श्योर। तो उन्होंने ये कहा है लास्ट में कि हम अपनी तरफ से एक डेट आपको सजेस्ट करेंगे एंड वी विल रीच आउट टू यू। दैट वाज द एपीसीज ऑफिस का स्टेटमेंट। सो वी वोंट बी सजेस्टिंग डेट्स henceforth, अभी उनके तरफ से आने वाला है। तो अगेन माइट बी अ गुड थिंग टू आल्सो जस्ट पुट दिस अप हम्म, फॉर हम्म, जो मीटिंग जो परसों अगर होती है तो उसमें ये ओके वाला पॉइंट भी ओके एक ले सकते हैं। इन पर्सन मीटिंग विद सिविल सोसाइटी प्रेजेंस इन्वॉल्वमेंट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पार्टनर्स वगैरह विद का भी वैसे। district level partners and district level representation of the agriculture department also। राइट राइट। हाँ। इवेंचुअली तो इम्प्लीमेंट उन्हीं को करना रहेगा हम्म, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। किसी और के कुछ विचार है इसमें? और इसी के साथ
एक दो दिन आगे या पीछे जुड़ते हुए हम सिविल सोसाइटी की भी जनरल बॉडी मीटिंग अगर रखें इसके ऊपर। जनरल बॉडी मीटिंग रोहित कल ही हमने फाइनलाइज किया है, इनफॉर्मली तो फिजिकल वाली सबको बोल रहे बता हैं? दिया है। कल तीन फिजिकल? बजे अच्छा नहीं नहीं, ये तो फिजिकल। वर्चुअल वाली है, मैं फिजिकल राइट वाली नहीं, जो बात। कल तो राइट इन ऑनलाइन है। रोहित हाँ इज टेलिंग द ऑफलाइन मीटिंग। एब्सोल्युटली दैट बी तो ग्रेट। जब मार्च एंड में होगा उस समय हम लोग एक दिन के लिए कर लेंगे रोहित। उसी के ठीक आगे ठीक पीछे। ठीक ठीक। राइट हाँ हाँ। तो फिर ये इस राइट। अ, फिर हाँ, फिर इसकी डेट एक बार निकल जाए और एक बार टेंटेटिवली एक बार मे बी सुधीर बोल भी सकते हैं जनरल बॉडी में कि एक फिजिकल मीटिंग का प्लान हो रहा है मार्च एंड में। तो अच्छा सेव द कैलेंडर वाला टाइप, या फिर चेक कर सकते हैं किससे क्या डेट्स ठीक रहें मार्च एंड में, लोग के और भी कमिटमेंट्स वगैरह रहेंगे तो। अर्पण? जी जी। मैं एक पॉइंट में रेज करना चाहता था, उस पे विचार करिएगा। जब हम बात करते हैं एसआरएलएम, नेचुरल फार्मिंग और एग्रीकल्चर, तो एक गौठान का सेटअप ना पहले था। अब पता नहीं कैसे धीरे धीरे उससे ना नजर हटती जा रही है। और वो एक ऐसा स्पेस था जहाँ पे एसआरएलएम की दीदियां भी काफी एक्टिव थे, इन्वॉल्व थे वहाँ पे। कंट्रीब्यूशन उनका वहाँ पे था। सिमिलरली एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है वहाँ से वर्मी खाद लेके जाना। तो ये जो प्रोग्राम हम देख रहे हैं नेचुरल फार्मिंग का, ऑल्दो इसके जो गाइडलाइंस बन रहे हैं वो पूरे नेशनल लेवल के अलग अलग स्टेट्स को कैटर करने के लिए यूनिफॉर्मिटी ला रहे हैं, लेकिन क्या छत्तीसगढ़ में स्पेसिफिकली गौठान का हम यहाँ पे कोई रोल देख पाएंगे? जो भी इसको लेके सजेशन हो। एम आई ऑडिबल? यस यस यस। मंजीत जी, अ, आपका क्या विचार है गौठान को लेते हुए? मंजीत जी, आप सुन पा रहे हैं? अगर आपको कुछ हाँ कहना तो एक आप म्यूट मिनट। हो जाए। हाँ मेरा वो मैं कंफ्यूज हो गई थी बटन में। हाँ तो गोठान का ऐसा है नरेटिव, चूंकि वो कांग्रेस मेरा आपकी आवाज म्यूट हो जा रही है मंजीत जी। आप? जी सुनाई जी, दे रहा है। अब आ रही है, हाँ। फिर म्यूट हो गई। अभी म्यूटेड है मंजीत जी। मना नहीं किया गया है, रीपा को जैसे मना नहीं किया गया है, लेकिन इसको हम पास्चर लैंड एरिया के साथ कनेक्ट करते हुए बात। आप म्यूटेड है मंजीत जी। हेलो। हाँ, ये पास्चर लैंड एरिया के साथ कनेक्ट करते हुए वहां तक सुनाई दिया, उसके आगे नहीं आया। आप फिर म्यूट हो गए। हाँ, हो गई। हेलो। जी, अब आ रही है। हेलो। हाँ तो डिपार्टमेंट से पूछना होगा कि अभी गोठान को वो कैसे कंसिडर कर रहे हैं। ये हमें कपिल जी लोगों के साथ बात करनी पड़ेगी। ठीक ठीक। राइट। तो मेरा बस ये एक ऑब्जर्वेशन था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, चाहे वो रीपा में हो चाहे गौठान में हो, अगर कहीं भी इस प्रोग्राम में उसको यूटिलाइज करने की संभावनाएं बन रही है तो उसको बिल्कुल पुश करना चाहिए। और मैं इसको लेके जो रिसेंट डेवलपमेंट्स जो हो रहे हैं इस पे जब चर्चा होती है, तो फ्रॉम दी हाईएस्ट लेवल, फ्रॉम मिनिस्टर लेवल भी सबका ये मानना है कि सो मच ऑफ रिसोर्सेज हैव गॉन इनटू इट कि हम उससे ना बैक ऑफ नहीं कर सकते हैं, लेकिन रिवाइव करने की अगर कहीं पे भी अगर संभावना बन रही है तो बिल्कुल करनी चाहिए। तो अगर इस प्रोग्राम के माध्यम से कहीं हमको मौका मिल रहा है तो उसको हम इनकॉर्पोरेट करने की सुझाव बिल्कुल रख सकते हैं। तो एक आइडिया ये आ रहा है कि क्योंकि कुछ राज्यों में गौशाला को लेते हुए भी बीआरसी, बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर बने हैं, और गौठान भी एक तरह से, आई मीन ज्यादातर जगह वर्मी कंपोस्ट ही था, कुछ जगह पे जीवामृत वगैरह भी पहुंचा था, पर उस एक एस्पेक्ट उसका ये तो बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर वाला एंगल भी है ही, जो कि गाइडलाइंस में भी है। तो अगर रीब्रांडिंग करते हुए उसको एक, पता नहीं,
बीआरसी कहते हुए और भी अगर कुछ बीआरसी इम्प्रूवमेंट। बीआरसी कहते हुए या फिर नेचुरल फार्मिंग के डेमो साइट कहते हुए, राइट राइट राइट। तो अगर उस तरह से उस तर्ज पे कुछ चीजें हम सजेस्ट करें तो वो हो सकता है सारे ना हो लेकिन कुछ तो एटलीस्ट जीवंत हो जाएंगे फिर से। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और एक्चुअल क्या है, हम लोगों ने कई जगह पर रीपा की कुछ बिल्डिंग्स एक्वायर की है एफपीओ के नाम से, और वहां पे अपनी कुछ यूनिट्स चल भी रही हैं। लेकिन जो गौठान है, तो गौठान अभी भी वैसे ही पड़े हैं। यदि उसको रिवाइव कर दिया जाए और अपने नेचुरल फार्मिंग के अंतर्गत, तो शायद बहुत अच्छा अपना एक बोल सकते हैं रिसोर्स सेंटर अपन बना सकते हैं वहां पे एक, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया बना हुआ है। तो इसका यूटिलाइजेशन यदि कर लें तो बहुत बढ़िया बेनिफिट मिल जाएगा, किसानों को भी मिलेगा और विलेजर्स को तो बहुत मिल ही जाएगा पूरा उनका। जी। हेलो। आ, हाँ। हाँ जी जी जी। आ, अगर और कोई कुछ इस पे जोड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जोड़ सकते हैं, अन्यथा ओवर टू रोहित जी। किसी और के कुछ और विचार, या फिर इस समरी से हम इस पॉइंट पे संतुष्ट है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक ठीक। तो बिल्कुल। एक्चुअली जी, तो जो लिस्ट जो मैंने बनाई थी उसमें तो यही पॉइंट्स ही थे। बाकी किसी और को कुछ और अगर जोड़ना है, सुझाव देना है, तो हम अभी भी ले सकते हैं डिस्कशन के लिए। मीनवाइल रोहित, वो मैट्रिक्स एक मंजीत जी के सजेशंस पे एंड हमने इंटरनली भी डिस्कस किया था। तो वी डिजाइंड अ मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स बेसिकली एनालाइज ये करने की कोशिश कर रहा है कि पीएमयू फॉर्मेशन में हम क्या प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं, एंड देन देर आर वेरियस क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे ये बात हो रही है। तो ये बिल्कुल इंडिकेटिव है। तो इट्स लाइक अ ब्लैंक स्लेट, इसमें आप अपने पॉइंट्स अपने हिसाब से बता सकते हैं। तो दिस इज इट, ये वो मैट्रिक्स है जो मंजीत जी कह रही थी डिस्प्ले करने के लिए। काफी बड़ा मैट्रिक्स है सुधीर, तो मैं भी एक बार शेयर हाँ, भी कर दो एग्जैक्टली। व्हाट्सएप ग्रुप पे। बिल्कुल। तो ये मैं शेयर करता हूँ एंड देन वी कैन ऑलवेज डिस्कस, शेयर सजेशंस ग्रुप पे, चैट पे भी, एंड आई कैन एडिट अकॉर्डिंगली। ठीक है। अम, और कोई बिंदु जो ध्यान में आ रहा है, जो कि एसआरएलएम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की मीटिंग के लिए या अभी इस स्टेज पे एनएमएनएफ के लिए हमें देखना चाहिए? नहीं, एज ऑफ नाउ तो अभी ऐसा कुछ है नहीं। क्वाइट कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन हुआ है, सारे पॉइंट्स तो आ गए, बाकी छूटा होगा तो कोई कुछ और जोड़ सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। सुधीर, वो डॉक्यूमेंट में कुछ एक दो चीजें जो थी वो भी एक बार अपन लोग कर लेते हैं, फिर एक बार ग्रुप पे डाल देंगे। बिल्कुल। एंड हाँ, ये एक बार कपिल जी से भी एक बार बात कर लेना, और बाकी कल अर्पण जी और अर्णब जी भी एक बार बात कर ही लेंगे एसआरएलएम से। ओके। तो एंड देन कल ही फिर डेट्स डिसाइड करके कि परसों हम अगर ये कर पाएं राइट कंसल्टेशन। राइट राइट राइट। ओके।
और कपिल जी से ये वाला भी पूछ लेना कि वो एनुअल एक्शन प्लान का, एनएमएनएफ का, वो डेट, कहाँ यस। क्या पहुंचा, और वो लेटर वगैरह तो निकलवाने वाला। जो हमने जो जो डिस्कस किया है वो हमने चैट में वो पॉइंट्स ऊपर डाले हैं। देर आर 6 पॉइंट्स टू डू लिस्ट में। तो हम वहाँ से निकाल के उसको फाइनलाइज करके अभी हमारे जो गवर्नमेंट एंगेजमेंट वर्किंग ग्रुप का व्हाट्सएप ग्रुप है उस पे फिर से रीपोस्ट करेंगे ताकि सब लोग देख पाए। बिल्कुल। ओके, ठीक है, मेरी तरफ से इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त आज के शुभ दिन पे निकालने के लिए। फिर कल मुलाकात होगी जनरल बॉडी मीटिंग में कल 3 बजे। इसके कुछ रिमाइंडर्स भी हम आपको ईमेल और व्हाट्सएप से भेजेंगे। थैंक यू। महाशिवरात्रि की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ हाँ। थैंक यू। थैंक यू आप सभी को भी महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और ये हमारे लिए बहुत अच्छा शुभ हो। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।